अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ अमेरिका से हैं डॉक्टर फजल महमूद साहब, नॉर्मली नोन एज डॉक्टर फाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, कोच भी हैं, उस्ताद भी हैं, एहतराम की जगह पर भी हैं। और हम खुद भी जब कहीं फंस जाएं कोचिंग में, जाएं कहीं फंस जाएं ट्रेनिंग में, तो हम डॉक्टर साहब को की मदद हासिल करते हैं और उनको कहते हैं कि जी ये अहम मामलात हैं, इन पे हमें गाइड करें, रोशनी डालें। बहुत सीनियर आदमी हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन सर खुद देंगे। वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर एक बार फिर, ताकि नए देखने वालों को भी आइडिया हो जाए कि वो डॉक्टर साहब के साथ किसको सुन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड वेलकम। जी बहुत शुक्रिया जवाद, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। ख्वातीन हज़रात, वैसे तो मेरा नाम मुख्तसर सा तारुफ है। मेरा नाम है डॉक्टर फाज महमूद। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। पैदाइश मेरी पाकिस्तान से है और गुज़िश्ता 30 बरस से मैं यूएसए में हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, कोच हूँ, ट्रेनर हूँ। और उसके साथ साथ एक फिलंथ्रापिस्ट भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ। इसके अलावा मेरी ट्रेनिंग्स हैं जो कि तकरीबन 66 मुल्कों में मैं दे चुका हूँ और अभी मजीद ये सिलसिला जारी और सारी है। तो इस हवाले से ही लोग मुझे जानते हैं। लेकिन चलें देखें आगे जवाब भाई की क्या सवालात हैं, उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं सर, इंशाल्लाह सवालात अच्छे ही होंगे। और हमने तो बस ऐसे ही छोटे से सवाल थोड़े से बनाए हुए हैं, असल तो रोशनी आप डालेंगे इन सब्जेक्ट पे। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक, और जैसे आप जॉन मैक्सवेल में भी आप वहाँ पे भी कोचिंग करते हैं और वहाँ पे उनसे भी अटैच्ड हैं, व्हाट इज कोचिंग? अगर सिंपल कोई बंदा जिसने पहले कोचिंग के बारे में कुछ ना जानता हो और हमारी वीडियो देखे, तो आप हम्म। उसके लिए जरा एक्सप्लेन कर दें हमें कि व्हाट इज कोचिंग। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सवाल है जवाब। असल में कोचिंग एक बड़ी गलतुल आम लफ्ज है जो बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है उर्दू में। तो वहाँ पर तो ये बहुत गलतुल आम है। कोचिंग के माने इंतहाई गलतुल आम है। वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले, एक टीचर, एक मास्टर, एक काउंसलर, एक मेंटोर और एक कंसल्टेंट और एक ट्रेनर, सभी अपने आप को कोच के नाम से अपने आप को मुतारिफ कराते हैं, क्योंकि ये बिकता बहुत अच्छा है। ये जहन में रखिए। तो वो जो जैसा दिखता है वैसा बिकता है वाली बात है। तो लोग कोच का लफ्ज अपने साथ वैसे ही लगा लेते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे कोचिंग एक इंतहाई मुनफरिद पेशा है जिनका इन तमाम शोबों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो टीचिंग करते हैं, ना वो ट्रेनिंग करते हैं, ना वो मेंटोरिंग करते हैं, ना वो काउंसलिंग करते हैं। कोच एक अलग ही मुख्तलिफ और बुनियादी और इनफरादी शोबा है। ये सब मिलते जुलते जरूर लगते हैं नामों के एतबार से। कोच का अमलन जो उसकी डेफिनेशन ऐसे दी जा सकती है कि एक ऐसा शख्स जो आपको जहां आप हैं और जहां आप जाना चाहते हैं कि उस खिला को पुर करने में आपकी मुआवनत कर सके, उसे कोच कहते हैं। क्योंकि दुनिया में तमाम तर सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है। तो जहां आप जाना चाहते हैं वो आपकी मंजिल है, और जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपकी जहां पर आप खड़े हैं, उसके दरमियान जो गैप है उसको पुर करने की सलाहियत भी सिर्फ आप ही को है। तो कोच सिर्फ आपकी मावनत करता है उन ब्लाइंड स्पॉट्स को, उन पर्दों को जो आपके जहन में पड़े हुए हैं और आपको अंदाजा नहीं है आपकी अपनी जाती सलाहियत का, उसको उजागर करने में आपकी मावनत करता है। मैं इस तरह से कहूँगा कोच सिर्फ वो होता है। कोच किसी कंसल्टेंट का नाम नहीं है, किसी काउंसलर का नाम नहीं है, किसी ट्रेनर का नहीं है, टीचर। वो आपको कुछ नहीं बताता। अगर वो बताता है तो फिर वो कोच नहीं है, यूं समझ ले। डॉक्टर साहब, बेनिफिट्स क्या हैं कोचिंग के, और किसको कोचिंग की ज़रूरत है इसकी? यानी आप समझे कि टारगेट जो ऑडियंस है, या जिनको बेनिफिट ये कर सकते हैं, वो कौन लोग हैं? कोचिंग की जरूरत हर उस शख्स को है जो जहां पर मौजूद है और जहां से आगे बढ़ना चाहता है अपनी जिंदगी की इस दौड़ में, तरक्की पाना चाहता है, कामयाबी से हमकिनार होना चाहता है, और जिसके ख्वाब बड़े हैं, उन तक रसाई के लिए उसे कोच की जरूरत होती है। तो हर वो शख्स जो अच्छा ख्वाब देखता है, बड़ा ख्वाब देखता है, और जिसकी मंजिल
और जिसकी ख्वाहिश है कि वो जहाँ है वहाँ से बेहतर हो सके, उसे कोचिंग की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि हर इंसान की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हैं और अपनी अपनी डोमेन्स भी हैं। अब वो किस डोमेन में है, आम तौर पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये लाजिम है, बिजनेस ओनर्स के लिए ये बहुत ही लाजिम है, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मेजर कॉरपोरेशंस के लिए, और इवन सियासी लोगों के लिए, जो लोग वाकई तरक्की पाना चाहते हैं जायज अंदाज से और अपने सलाहियतों की बुनियाद पे, क्योंकि उन्हें अपनी सलाहियतों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उससे हटाने के लिए किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो उसमें उनकी मावनत कर सके। देखें, मैं यूं समझा सकता हूं आपको कि देखें, अगर आपने माइकल जॉर्डन का नाम सुना होगा, जी बिल्कुल। ऑब्वियसली आपने टाइगर वुड का नाम सुना होगा, आपने बिल गेट का नाम सुना होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग थे, लेकिन इन सब के कोच थे। क्यों? क्या आप समझते हैं कि माइकल जॉर्डन का कोच उससे बेहतर गेंद फेंक लेता था बास्केट में? ऑब्वियसली नहीं। वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। तो कोच का काम गेंद फेंकना नहीं था, बल्कि कोच का काम माइकल जॉर्डन के अंदर और जो मख्फी सलाहियतें थी उनको बाहर लाना था। इसी तरह टाइगर वुड की बेहतरीन सलाहियतें जो गोल्फ कोर्स पे, जो वो अभी तक उसे आश्कार नहीं कर पाया था, उसको करने में उसकी मदद किया करता था। या बिल गेट को भी इसी तरह। और जितने भी बड़े बड़े नाम ले लें आप, दुनिया के जितने बड़े नाम हैं, बड़े सियासी हों या माशरती हों या मुआशी रहनुमा हों, जो भी दुनिया के, जैसे आपका ताल्लुक स्टॉक मार्केट के हवाले से मीशत से है, तो मीशत के जितने बड़े चैंपियंस हैं, आप चाहे वारन बुफे को ले लें, चाहे किसी और का नाम ले लें, इन सब के कोचेज होते हैं। और वो इसीलिए होते हैं कि वो पर्दे जो उनके जहन में पड़े होते हैं उनको हटाने में उनकी मावनत करते हैं बस। तो हर उस शख्स को ज़रूरत है जो आगे बढ़ना चाहता है और तरक्की का ख़्वाहां है और ख्वाहिशमंद है कि वो बुलंद मकाम पे पहुंचे, उसे कोच की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब आपने फरमाया, मैंने एक वीडियो देखी एरिक स्मिथ की, जो गूगल का जो सीईओ जब वो लगा तो बोर्ड ने कहा कि जी आप कोच रखें। और इसी तरह जैसे आप बता रहे थे कि जो ये विंडोज़ के जो बानी हैं वो भी वो भी ये कहते हैं कि एवरीबॉडी नीड्स अ कोच। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो एक इशू है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जैसे जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को इसकी अहमियत उजागर करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर प्रॉब्लम है कि जो आदमी लैंड क्रूजर ले लेता है, 12-14 करोड़ की गाड़ी ले लेता है, या कोई बड़ा बिजनेस बना लेता है, वो ये उसके दिन में ये फितूर आ जाता है कि मुझे कोई ये क्या सिखाएगा बंदा, मेरे पास तो हम्म। ऑलरेडी बहुत से पैसे हैं, मुझे ये क्या गाइड करेगा। आपने चूंकि जाती तौर पे भी कोचिंग की है और ट्रेनिंग्स भी की हैं, और मर्सिडीज जैसी कंपनियां और जो फाइजर जैसी कंपनी जो हैं, उनके एग्जेक्टिव्स को आपने कोच किया है, तो ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप हमारे लोगों को, ऑडियंस को, लोगों को ये बताएं कि इससे क्या फर्क परफॉर्मेंस में आता है और कितना जरूरी है ये। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि जिनके पास पैसा आ जाता है उन्हें ये खुशफहमी या गलत फहमी हो जाती है कि मुझे क्या कोई सिखाएगा। कोच का काम सिखाना तो है ही नहीं, मैंने पहले ही वाजे कर दिया, यही तो गलत है। क्योंकि वहाँ गलतुल आम है ये मामला कि वो वहाँ टीचर अपने आप को कोच कहने लग गया है, ट्रेनर आपको एक कोचिंग। वहाँ बल्कि मैं एक चैनल पे अभी इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने मजाकतन कहा कि पाकिस्तान में तीन ही पेशे तो हैं, चौथा तो कोई मुझे पेशा अब तक अच्छा कामयाब नजर नहीं आया। एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, एक रियल एस्टेट है, और एक कोचिंग सेंटर खोलना। जिसे देखो वो कोचिंग सेंटर खोल रहा है, 7वीं क्लास के बच्चों को कोचिंग दे रहा है, इम्तहान में पास कैसे होना है, नकल कैसे करनी है। मैंने कहा ये कोचिंग नहीं है भाई। कोचिंग एक बहुत बड़ा पेशा है और बहुत आला पेशा है और बहुत बड़े लोगों के लिए है, ये आम लोगों के लिए है भी नहीं। तो मैं ये नहीं कहता कि हर आम आदमी चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन ये उनके लिए है नहीं। बुनियादी तौर पे कामयाब जहनीत के लोगों के लिए, कामयाब जहन के लोगों के लिए। तो हमारा काम सिखाना नहीं होता, मैं कभी किसी को कुछ नहीं सिखाता, मैं क्यों सिखाऊंगा? वो तो खुद बासलाहियत आदमी है, जब भी तो वो, लेकिन उसके ख्वाब अभी बड़े हैं। अगर वो 4 करोड़ की लैंड क्रूजर में ही खुश है तो फिर ये उसकी टंकी छोटी है। हम तो ये कहते हैं कि 27 करोड़ का जेट ले वो। बिल्कुल हमारी तो सही। ख्वाब ये होता है ना उसके लिए। देखें, कोच एक वाहिद ऐसा कांधा है
जब आप किसी बड़े काम में फंस जाते हैं, अब आप फर्ज कर लीजिए, उसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ, आप किसी मेजर कॉरपोरेशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी बहुत आला तरीन ओहदा है, बिल्कुल। लेकिन अब आपको कॉरपोरेशन में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसे चलाने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। तो अब आप अपने सबऑर्डिनेट्स जनरल मैनेजर्स को या मैनेजर्स को बुला के तो नहीं बता सकते कि यार मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वो कहेंगे यार कैसा अहमक बॉस है हमारा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। इसी तरह अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाके कहता है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो कहेगा कि भाई इतनी बड़ी तनख्वाह क्यों ले रहे हो, क्यों बैठे हो यहाँ, तुम चलते बनो। तो वो बेचारा कहाँ जाए, बेगम के पास जाता है, वो कहती है आप तो वैसे ही नालायक हैं। मतलब ले दे के उसको एक कांधे की तलाश है जो जिसके सर पे रख के वो ये रोना रो सके, और जिसकी ख्वाहिश, उस शख्स की ख्वाहिश एज ए कोच यही है कि उसका क्लाइंट कामयाब हो जाए। उसको ना तो आपसे कोई राइवलरी है, ना आपके जात की भूख है, तो वो शख्स आपको आपकी इयानत कर सकता है। तो ऐसा शख्स कोच बनता है, और कोच की जरूरत ऐसे बड़े लोगों को होती है, क्योंकि उन्हीं के मसाइल भी बड़े होते हैं और उनके ख्वाब भी बड़े होते हैं, और उनकी मंजिल का तयन वो, मतलब पहली बात तो यह कि कामयाबी कोई मंजिल का नाम तो है नहीं, ये सफर मुसलसल है। तो जैसे जैसे आप एक संग मील को अबूर करते हैं तो अगले संग मील का सामने से सामना करना पड़ता है, और फिर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कोच एक ऐसा है जो इस सफर मुसलसल को में आपको लेके चल रहा होता है अपने साथ, और आपकी अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बरोकार लाने में आपकी इयानत करता रहता है, बस ये करता है वो। तो हम सिखाते हैं ही नहीं। सर आप जैसे जॉन मैक्सवेल के साथ एक बहुत बड़ा नाम है ट्रेनिंग में, कोचिंग में, तो आप थोड़ा सा इनकी मेथोडोलॉजी हमें बताएं यहाँ पे कि पाकिस्तानियों को थोड़ा सा आइडिया हो कि किस तरह ये किसी बंदे पर काम करते हैं या अदारे पर काम करते हैं, या ग्रुप जो डिफरेंट इनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनको किस तरह ये लोगों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि लोग उससे मुस्तफीद हो सकें। नहीं, हम कम कोचिंग में हम सेशंस रखते हैं अपने, इसकी कई मराहल हैं, ये बहुत तवील मतलब बहस हो जाएगी, आपके इस प्रोग्राम में वो समाई नहीं सकी, क्योंकि आप तो हमारी ट्रेनिंग भी अटेंड कर चुके हैं, 10 हफ्ते जी की वो बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। और उसके बाद तकरीबन हम 60 या 100 से जायद सेशन करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो। जी। क्योंकि हम जवाब नहीं देते, हम कुछ सिखाते नहीं हैं, हम कुछ बताते नहीं हैं, हम सिर्फ सवाल करते हैं बस। अगर हम जवाब देते हैं तो फिर हम कोच नहीं हैं, तो ये बिल्कुल जहन में सही। रख लीजिए। तो कोचिंग वो नहीं है जिसमें कि कुछ बताया जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, या सवाल किया जाए। तो हम सवाल नहीं करते, लेकिन हम सवाल करते हैं, सिर्फ जवाब नहीं बताते। जवाब उसे खुद लाना है अपने अंदर से। तो एक तो तरीकाकार ही होता है। तो अब उसमें जॉन मैक्सवेल हो या कोई और हो, क्योंकि मैं सिर्फ जॉन मैक्सवेल साहब ही नहीं बल्कि मार्शल गोल्ड स्मिथ और लेस ब्राउन और इन तमाम ग्रुपों से भी वाबस्ता रहा हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ जॉन मैक्सवेल टीम का, जो दुनिया का नंबर 1 ट्रेनिंग और कोचिंग ग्रुप है, अ, तो हमारे अपने मतलब क्लाइंट्स हैं, और हम सेशंस रखते हैं। आमतौर पे महीने के 2 सेशन मैं करता हूँ अपने क्लाइंट्स में, और हर सेशन तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का रखता हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी बड़ी कंपनीज में जहाँ सीईओ या सी लेवल की जो मेरी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ज्यादातर मेरे मेरे क्लाइंट, क्योंकि मैं महंगे कोचेज में हूँ, तो मुझे वही लोग हायर करते हैं, और मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि फिर बिजनेस है ये। तो उसमें ये कि हम कोशिश करते हैं कि महीने में 2, और कभी कभी सिर्फ महीने में 1 अगर हम करते हैं तो फिर 2 घंटे का एक सेशन कर लेते हैं लगातार। और उसमें हम बैठकर उनसे तमाम मसाइल को डिस्कस, वो जो भी उनके होते हैं वो बताते हैं हमें, हम उसी में से उनके कुछ सवालात करते जाते हैं, और आखिर में उस सेशन के अख्ताम तक उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन हम बनवा देते हैं। दिस इज द कॉल टू एक्शन है, आपने ये सब कुछ खुद ही करना है, हमने कुछ नहीं करना, वो खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और उसके बाद 1 महीने बाद हम अगर बैठते हैं जब अगले सेशन में, तो हम यही पूछते हैं कि वेयर वी आर, हम कहाँ हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट पूरी खुद ब खुद दे देते हैं। अगर उन्होंने उस पर अमल दरामद किया होता है तो वो कामयाबी के साथ वो बता रहे होते हैं हमें, खबरें सुना रहे होते हैं। और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो गए हैं, सुस्ती काहली का शिकार हो गए हैं, तो उसका एतराफ़ करते हैं फिर। लेकिन हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए रिजल्ट्स हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती एज़ ए कोच, ज़िम्मेदारी
हमारे क्लाइंट की होती है। हम तो सिर्फ उसे रास्ता खुद उसके अंदर से बता रहे हैं कि आपको यही करना और करना क्या है, वो करता जाता है। और आमतौर पे चूंकि ये कामयाब लोग हैं तो ये कमिटमेंट पूरी करते हैं 90%। 10% ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ मामलात में या हालात के पेश नज़र नहीं कर पाते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इस काबिल नहीं है, सलाहियत उनमें मौजूद होती है। तो अब पाकिस्तान में चूंकि मैंने कहा ना कि ये सिलसिला, मैं उसको यूं डिफाइन कर सकता हूँ जवाब भाई आपके नाजरीन के लिए, कि कोचिंग हुई शुरू कैसे, ये अगर आप पूछना चाह रहे हैं मुझसे। तो वैसे तो ये अरस्तु के और सोक्रेट के ज़माने से चल रही है। ठीक है, अरस्तु और सकरात के दौर में ही ये सिलसिला था, क्योंकि ये लोग भी दुनिया के काबिल तरीन लोग थे और इनके पास लोग आते थे, तो ये उन्हें बताते नहीं थे, रास्ते नहीं बताते ये करो या वो करो, बल्कि उनसे पूछते थे अच्छा बताओ अपने मुतालिक, और फिर उसी में से सवालात करते जाते थे और अचानक उनको, लोगों को अंदाजा होने लगता था यार मेरी ये खुफिया सलाहियत तो मुझे पता ही नहीं थी, और वो इसी कोचिंग कहते थे। लेकिन मौजूदा दौर में तकरीबन 1980 के दिहाई में ये सिलसिला इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। लेकिन होता क्या था, अगर उससे पहले आपको याद होगा, हम सब उसी दौर के लोग हैं, कि अगर जैसे क्रिकेट टीम थी या फुटबॉल टीम थी या हॉकी टीम थी, तो जब वो दौरों पे जाती थी तो हमारे यहाँ एक मैनेजर जाया करता था, जी याद बिल्कुल। हो। आज वो मैनेजर कहीं नहीं है। कभी सुना आपने क्रिकेट टीम का मैनेजर? अब वो कोच कहलाने लग गया है कि जी कोच कौन होगा, मैनेज, क्योंकि मैनेजर का मसला ये होता था कि वो मैनेज किया करता था, तो वो एक मुरक्कब होता था। एक तो वो साबिक खिलाड़ी होता था, नंबर एक। जी तो एक वो चूंकि उस दौर से गुजर चुका होता था, तो वो बेसिकली अपने तजुर्बात की बुनियाद पे उन्हें बता रहा होता था या समझा रहा होता था कि क्या करना है। तो जो कि दूसरे लफ्जों में मेंटोरिंग कहलाता है, इसे मेंटोरिंग कहते हैं। जी फिर उसके साथ साथ वो ट्रेनर भी होता था कि सुबह इतने बजे उठो, इतने लैप्स लगाओ, इतने ये करो, फिर नेट प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो। वो ट्रेनिंग भी कर रहा होता था, और साथ साथ एक थोड़ा सा हिस्सा कोचिंग का भी कर रहा होता था, उनसे पूछ रहा होता था सवालात कि क्या मसाइल हैं उनके। तो वो उन तीनों का मरकब, क्योंकि वो मैनेजर के साथ प्रॉब्लम क्या था कि किसी भी दुनिया में तमाम, किसी से भी आप मिल लें आज भी, कारपोरेट ऑफिसेज में चले जाएं, बिजनेसेस में चले जाएं, सबसे ज्यादा मुतनफिर लोग होते हैं मैनेजर के। यार किसी को अपना मैनेजर पसंद नहीं होता, क्योंकि वो बिल्कुल मैनेज सही। कर रहा होता है। बिल्कुल सही। तो वो मैनेज होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमारी कोई रहनुमाई करे, ना कि मैनेज करे। तो वो सिलसिला चूंकि इस तरह से हो रहा था, तो उन्होंने उसका नाम बदल के कोच कर दिया, मैनेजर का, खेलों की दुनिया में। लेकिन जी असल कोच ये होता है जो इन सब चीजों से मुबर्रा होता है, सिर्फ वो सवालात करता है। तो एक कोच जो होता है वो एक बेहतरीन रहनुमा होता है, लेकिन हर रहनुमा एक बेहतरीन कोच नहीं होता, ये जहन में रख लीजिए। तो हमारे रहनुमा जो बने बने फिरते हैं सो कॉल्ड, उन्हें कोचिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो, उन्हें कोचिंग का पता ही कुछ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। वो मैनेजर बने होते हैं, बिल्कुल ये कर सही। लो, वो कर लो, ये कर लो, और यही वजह है कि वो नाकाम रहनुमा है। बिल्कुल सही। मैं उसे इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इनकी गुफ्तगू में दो बातें मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद भी रहे हैं, हमने इनकी कोचिंग के प्रोग्राम भी अटेंड मैंने किया और इनसे लिया। फिर इन्होंने मेरे बेटे को भी कोच किया, जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे तो एक सेशन हमने इनसे लिया और बैठे हुए हमने गपशप वगैरह लगाई। तो ये मेरे एक दोस्त भी हैं, सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं, इनसे मेरे बहुत सारे ताल्लुकात हैं और हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मैं इनके साथ इन टच हूँ। गो कि इनकी जो कोर ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान में, उसमें अभी तक मेरी डायरेक्ट उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैं एज अ 12th मैन कॉन्टीन्यूसली इनके साथ खेल रहा हूँ कि इफ़ एंड व्हेन माय सर्विसेज आर नीडेड, मेरा दफ्तर, मेरी ज़ात इनके राब्ते के लिए, इनके हवाले के लिए हर वक्त हाजिर है यहाँ पे। कोई बंदा मुझे कांटेक्ट करे तो मैं बड़ी जल्दी इनको अप्रोच कर सकता हूँ, हमारा हर वक्त रब्ता है। और कई बार हमने डिस्कस किए मुख्तलिफ वेंचर्स के हम मिलकर करें, लेकिन जब भी हमें मौका मिलेगा और चीज़ें थोड़ी सी अ, जिसे कहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी, तो हो सकता है किसी वक्त आप मुझे इनके साथ काम करते हुए भी देखें। लेकिन ये है कि मेरे लिए ये उस्ताद ही रहेंगे तब भी। और इंसान जो है उसको अपने जो टीचर्स हैं, अपने जो सीनियर्स हैं कोचिंग की दुनिया में, बहुत सीनियर है, बहुत बड़ा नाम है। और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है
कि मैं इनसे गाइडेंस लेता हूँ। मैंने शुरू में भी यही कहा था कि कहीं मैं फंस जाऊँ, स्टकअप हो जाऊँ। वही जो बात वो फरमा रहे, मैं तो बड़ा एक ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो फंस जाए तो इनके पास जाते हैं, तो हम भी इनसे गाइडेंस लेते हैं। और इसमें कोई, मुझे तो कोई इसमें हेसिटेशन नहीं है, और हमेशा फायदा ही हुआ है। ये मैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने वो इंटरव्यू के दरमियान, लेकिन वो जरूरी था उन बातों की वजाहत करके उन्हें एंडोर्स करना, जैसे आप फरमा रहे थे। तो ये जैसे आप सर फरमा रहे थे, मैंने सोक्रेटिस मेथड जो है, इसको मैंने एक जगह पे पढ़ा भी था। मैंने बल्कि पहले भी डॉक्टर साहब से डिस्कस भी प्राइवेटली किया था कि वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन सवालों की तरतीब को ऐसे सेट करता था कि जो उनके जवाब देते देते इंसान वहां तक पहुंच जाता था कि वो जहां पे ले जाना चाह रहा होता था। तो ये कोचिंग का, यानी जो जिसे आप कहते हैं कि अर्ली डेज में ये चीज थी। अब डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए क्या करें कि पाकिस्तानियों को इसकी अहमियत का अंदाजा भी हो जाए, और पाकिस्तान में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ जाए। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, और आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पे अब 2024 में क्या नजर आता है आपको? कोचिंग कल्चर यहाँ पे कोई डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है इस वक्त, इतना बड़ा खिला है कि जिसे पुर करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बदकिस्मती कह लें कि इस शोबे में अभी कोई इतना बड़ा नाम मुझे नज़र नहीं आया, नाम जिनसे मेरी मुलाकात हुई, सिवाय एक आध दो नाम हैं जो बहुत बड़ी जांफशानी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि थोड़ी सी अभी उनमें कमी है जो वो पूरी कर लेंगे इंशाल्लाह अपने तजुर्बात की बुनियाद पे। लेकिन एक बड़ा खिला है वहाँ, और एक अच्छी बड़ी टीम की ज़रूरत है वहाँ। देखें, आप 25 करोड़ की आबादी का वो मुल्क है। अगर मैं आप जैसे जो कि बहुत नेटवर्क का बहुत बड़ा है, जिनके अपने बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और वो खुद एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, टीचर हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे 25 कोचेस के नाम बताइए पाकिस्तान के नाम पर, आप बता सकेंगे? मैं तो सर 5 के भी नहीं बता सकता, 25 तो तो अब बहुत आप ज्यादा सोचिए कि 25 करोड़ आवाम में, जी। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछूं कि यार 25 स्टॉक ब्रोकर के नाम बताइए, आप ऐसे बता देंगे? 225 के एक 225 मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल क्योंकि सही। वो शोबा आप तक करीब है और आप उससे बिल्कुल बहुत सही। अटैच भी हैं। लेकिन कोचिंग के शोबे में अभी वो नाम है ही नहीं, 25 है ही नहीं। जी मैंने बिल्कुल कहा ना, सही। वो जिसे कहते हैं ना, नाम नेहात कोचेस तो बहुत है। जी। ठीक है, वहां तो 8 साल का बच्चा भी कोविड में कोच कहलाता था अपने आप जी। को। ठीक है, तो जी। मतलब वो एक अलग बात है, मैं उन्हें कोच नहीं कहता हूँ। हमारे यहाँ जो मैंने कहा ना, वो टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी जिस कारोबार में भी था वो अपने आप को कोच कह रहा है। फिर मोहल्ले का जो वो पंसारी की दुकान लगा के बैठा हुआ है, वो भी बता रहा है बाइडन को कि हुकूमत कैसे करनी चाहिए, हाँ और बिल्कुल। ट्रम्प को के इलेक्शन कैसे जीतना चाहिए। वो भी अपने आप को कोच समझता है अमेरिका के लिए। बिल्कुल तो सही। ये मसला नहीं है, कोचिंग का असल पेशा जो है बुनियादी तौर पे, उसमें बहुत बड़ा गैप है। और मैं समझता हूँ हमें कम से कम 10,000 कोचेस की जरूरत है उस मुल्क में अभी, जो इस मुल्क को इस मुसीबत से निजात दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए ना, आपके पास टीम तो बहुत अच्छी है, लोग बड़े जिसे कहते हैं बासलाहियत भी हैं, ठीक है, और पुरअज़्म भी हैं, बाहिम्मत भी हैं, लेकिन जीपीएस उनका काम ही नहीं कर रहा है कि उनको जाना कहाँ है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके अंदर सलाहियत क्या है। तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि कौम तरक्की करेगी? कौम तरक्की रहनुमाओं से नहीं करेगी, ये बाय द वे पॉलिटिकल रहनुमाओं से नहीं करेगी। बिल्कुल कौम सही। तरक्की, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। बिल्कुल सही। तो अगर उस बैरोमीटर में खुदा न खास्ता गलती से मैं आज ये कह दूं जवाब साहब आपको कि आप तमाम स्टॉक ब्रोकर्स को थोड़ी देर के लिए घर में नजर बंद करके इन 350 असेंबली के मेंबरों के हाथ में दे दीजिए, आपकी इकानमी कहाँ होगी? वो तो बहुत बुरा पी हाल कर जाएंगे, देगा। खत्म। इसलिए कि वो बैरोमीटर जो चलाने वाले हैं वही चलाएंगे। इसी तरह मुल्क की तरक्की को तरक्की तक ले जाने वाले वही लोग कोचेज होंगे, क्योंकि जिन्हें ये काम आता है, सलाहियतों को बाहर लाना। ये तो सलाहियतों को दबाने वाले लोग हैं ना, बाकी तो ये तो आप देखिए कि एक इजारादारी और खानदानी और इन किस्म के ड्रामे करके लोगों को दबा देते हैं।
उनकी सलाहियतों को मुंजमद कर देते हैं। हमें बासलाहियत लोगों को लाना चाहिए जो हमारे अंदर की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाएं और इस मुल्क के मसाइल को हल करने में अपना रोल प्ले करें। तो कोचेस की जरूरत बहुत है, और पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं काफी अरसे से, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम भी है, थोड़े से कुछ लोग नए मैंने तैयार किए हैं, और अब मैं फिर आ रहा हूँ इंशाल्लाह। और इस पर मैं काफी, अब मेरी पहली बार ऐसा हो रहा है फिर गुज़िश्ता 3-4 साल में कोविड के बाद, कि अब मेजर कॉरपोरेशन मुझे इनवाइट कर रहे हैं, और मैं उनमें जाकर उनके सी लेवल्स को डील कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, ऑटोमोटिव है, बैंकिंग की इंडस्ट्री ने मुझे बहुत, कई बैंक्स ने इनवाइट किया हुआ है। तो अब मैं उन लोगों के साथ इसीलिए काम करना चाह रहा हूँ, जो कि बुनियादी तौर पे सच बात है कि कोई पैसों की वजह से मैं वहां नहीं जा रहा, इसलिए कि वहां मेरे लिए कोई खास ना जी, अट्रैक्शन नहीं है। अंडरस्टैंडेबल है। हाँ ठीक है, लेकिन ठीक है, चूंकि इस मुल्क को जरूरत है इस वक्त ऐसे दो लोगों की, तो हम चाहते हैं उनको उभारा जाए। फिर हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे आपको पता है साल में हम 1 या 2 बैचेस इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ की मसरूफियात इतनी है। तो इंशाल्लाह हमारा नया बैच जनवरी में शुरू होने वाला है, और रिजवान साहब और मैं मिलके, जो कनाडा में है, तो हम दोनों के इश्तराक से फिर से हम एक नया ग्रुप ला रहे हैं। और इस बार हम उसको मजीद, यानी हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है पूरी ट्रेनिंग को, उसका करिकुलम भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अब कोचिंग का लफ्ज चूंकि इतना मैंने कहा ना जबान ज़द आम हो गया और गलतुल आम हो गया है, तो वो कोचिंग से कहीं ज्यादा हम समझते हैं कि हम थोड़ा सा उसको डिफरेंटली डिस्क्राइब करेंगे इसमें। जैसे आइकॉनिक मैस इन्फ्लुएंसर्स हैं ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और फिर ये कि प्रैक्टिशनर्स हैं ये लोग, देखें कोच इज ए प्रैक्टिशनर, जैसे एक डॉक्टर होता है प्रैक्टिशनर, एक वकील है, ये लोग अब ये प्रैक्टिशनर्स हैं, ये नहीं है जो दूसरे अपने आप को कहते हैं। तो हम प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर कहलाते हैं। हम उनकी डेवलपमेंट में और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मतलब उनको आगे बढ़ाने में इजाज़त करेंगे। तो उसकी को हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह जनवरी में। उसके अलावा पाकिस्तान में मैं और रिजवान आ रहे हैं, हम गालिबन तय ये हो रहा है अभी कि हम 3 दिन की एक क्रश जिसे कहते हैं ना बूट कैंप लगाने जा रहे हैं कोचिंग का, और 3 दिन की फुल डे ट्रेनिंग्स देने के बाद सर्टिफिकेशन करेंगे वहीं वेरी गुड। इंशाल्लाह। तो उस पर भी काम हो रहा है अभी। उसके अलावा और बहुत सारे हमारे नए प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं मुख्तलिफ लेवल पे। अब ज़रूरी नहीं होगा कि आप, अगर आप सिर्फ कोचिंग सीखना चाहते हैं ताकि आप अपने बिजनेस में या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में उसे बरूएकार लाते हुए फ़ायदा उठा सकें, तो वो एक लेवल है। लेकिन अगर आप एक पेशावर कोच बनना चाहते हैं तो उसका अपना एक लेवल है। आप कोचिंग को ट्रेन करना चाहते हैं, यानी दूसरे लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं एज ए कोच, तो उसका एक तीसरा लेवल है। तो उसके 3 लेवल की हम ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। या आप जिस लेवल पर भी आपको जरूरत है या जहां आप अपना मैच देखते हैं वहां तक जाइए। डॉक्टर साहब, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर पे जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हो, और उसका जो सीईओ है, आपके ख्याल में क्या उसे कोचिंग सेशन ट्रेनिंग लेनी चाहिए? और वो अगर कोचिंग वर्कशॉप को अटेंड करे या कोचिंग सर्टिफिकेशन करे तो उसके बिजनेस पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? यही तो कमाल है इसका। देखिए सी लेवल में सिर्फ सीईओ जरूरी नहीं होता, कई जगह सीईओ इतना अहम नहीं होता ऑपरेशन की वजह से। जी, सीओओ इज ज्यादा जी, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा होता है। जी, कई जगह सीएफओ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो फाइनेंसेस को डील कर रहा है। बिल्कुल सही। तो आजकल तो सीटीओ बन गया है, एक टेक्निकल जो होता है डिवीजन का हेड। जी, तो जहां भी आपको उसमें डेफिसिट लग रहा है उस कॉरपोरेशन में, हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम जाते हैं और एक उनके जहां भी मुझे बुलाया जाता है, चाहे वर्चुअली में करूं जैसे आज मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं जूम पे, या फिर मैं खुद चला जाता हूँ अगर मुझे कहीं जाना है। तो वहाँ मेरी एक मीटिंग होती है जिसे मैं डिस्कवरी मीटिंग कहता हूँ। जी, उसमें मैं डिस्कवरी मीटिंग में उन सी लेवल के 3-4 जो 2 लोग हैं उन सब से मैं बैठ के बातचीत करता हूँ, और मैं अपने
बाकायदा मेरे क्वेश्चंस होते हैं उनकी कंपनी और कॉरपोरेशन और उनके मसाइल के मुतालिक। उसके बाद हम एक प्रपोजल बना के उनको दे देते हैं कि किसको चाहिए क्या। किसी को कोचिंग चाहिए, जी किसी को ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है ना। ये भी तो है ना। और किसी को पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग चाहिए, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। लेकिन कोचिंग जो वन ऑन वन हम करते हैं वो आम तौर पे सबकी तो नहीं करते। हम ग्रुप कोचिंग भी करते हैं। जैसे जी फिर हम मिडिल मैनेजमेंट पूरी को एक साथ कोच करते हैं एक वक्त जी। में, ठीक है ना। वो एक ग्रुप होता है, तो उसके सेशंस होते हैं कुछ मेरे। तो डिपेंड कर रहा होता है। डिस्कवरी मीटिंग के बाद हम उनको एक प्रपोजल बना के देते हैं कि आपको यहाँ 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 ये मसाइल हैं और इस तरह से उनको हल किया जा सकता है। फिर उनके बजट या उनके जो भी अप्रूवल के तहत वो फिर काम होता है। आमतौर पे ये 6 महीने या साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे उनके साथ। कई जगह मेरे 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें मैं पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। डॉक्टर साहब, तो आप तो खैर मुझसे ज़्यादा जानते हैं और अमेरिका का कॉर्पोरेट सेक्टर तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। पाकिस्तान में नॉर्मली जिस तरह आपने फरमाया कि दो टीम्स होती हैं। एक टीम्स होती है जो कि शेयर होल्डर, यहाँ पे ज़्यादातर शेयर होल्डर में से ही डायरेक्टर चुने जाते हैं और बहुत कम बोर्ड में ये लेकर आते हैं। अगर बहुत इन्हें ज़रूरत हो तो कोई 400-500 शेयर दे के कोई सीईओ प्रोफेशनल ले लेते हैं। वरना हमारे यहाँ दो टीमें चल रही होती हैं। एक एम्प्लॉयज़ जो होते हैं एक्चुअली वो चला वो रहे होते हैं, और एक बोर्ड हम्म, होता है जो उनको डायरेक्शन दे रहा होता है, बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं। तो हम्म। आपके ख्याल में एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उन सबको इंक्लूड होना चाहिए, या कि दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, या कोचिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए? जो बोर्ड है उसके लिए अलहदा, और जो टीम एक्चुअली में रन कर रही है शो उसके लिए अलहदा। ये मेरा एक सवाल ये है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन देखें, अगर आप अपर लेवल की बात कर रहे हैं तो कई जगह आपको वन ऑन वन कोचिंग करनी पड़ती है, ठीक ठीक है। है। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ है। सीईओ हैं या ओनर हैं या प्रेसिडेंट हैं, तो आप बहुत सारी बातें बाकी लोगों के सामने मुझसे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जी ठीक है। वो किसी सेंस में भी अपनी कमजोरी के एतबार से या बिजनेस की कमजोरी के एतबार से, या आप थोड़े से खाइफ हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के कि यार ये जी डिस्क्लोज ना कर दें, जी सीक्रेट्स होते हैं ना कंपनीज के। जी। तो वहां तो वन ऑन वन कोचिंग ही काम करती है, ठीक है, बिल्कुल उस सही। लेवल पे। उसके बाद आप आ जाए सेकंड लेवल या सेकंड टीयर की जो लीडरशिप होती है, जी। उसको हम ग्रुप कोच करते हैं। ग्रुप कोचिंग होती है, ठीक है। यानी उस नॉर्मली जिस तरह आपने फरमाया सीएफओ सीटीओ, या जो ये सारे या इन वाइस सबको। सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस जी। प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल टेक्निकली जो। मैनेजर्स हैं, ये सब बिल्कुल सही, उन सेकंड सबको टीयर एक में होते हैं ना। ये ग्रुप लोग बना लिया लीड भी जाता कर है। रहे हैं, बिल्कुल अपने सही। अपने डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। लेकिन इन सब को भी तो कंपनी की विजन और मिशन पे लाना है ना, एक एक प्लेटफॉर्म पे जी। और एक बेस पे लाने के लिए आप ग्रुप कोच करते हैं उनको, बिल्कुल ठीक है। ठीक। आप उनकी जहनियत को बदल कर एक जगह ले आते हैं, यकजा कर देते हैं। क्योंकि आमतौर पे हमारे कॉरपोरेशन में आपने जरूर देखा होगा एज ए स्टॉक ब्रोकर भी, कि सीएफओ चाहता है कुछ, जी। सीईओ चाहता है कुछ, जी। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स का है, मार्केटिंग का, वो कहता है कहाँ फंसा हुआ हूँ मैं इनमें, बिल्कुल सही। मुझे हाथ ही नहीं देते। तो अब इन सब को किसी तरह आपने लाके, ये कोच की जिम्मेदारी होती है जी। कि वो इन सबको एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। एक पेज पे। और वो, हाँ, मतलब ये कि आपका पाथवे एक बना देता है तीनों बिल्कुल तीनों ठीक। ग्रुप्स के लिए। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय की बात आपने की, जो चौथा ग्रुप, तीसरा ग्रुप कह लें बल्कि, जी यानी जो मैनेजर लेवल के या उससे कम सेल्स में हैं या मार्केटिंग के हैं या आपकी टेक्निकल साइट के हैं, डेटाबेस हैं, ये जो भी, उनकी फिर हम अलग से, उनके लिए फिर एक ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये चूंकि इस पेशे में कोचिंग तो एक हिस्सा है ना। मैं एक कोच भी हूँ, लेकिन मैं इंटरनेशनल इस वक्त तक, अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल 2023 की अकम्पलिशमेंट की आप सवाल कर रहे थे, तो 2023 में मैं दुनिया के 30 बेहतरीन ट्रेनर्स में मेरा नाम आया है। माशाल्लाह। तो अब ये भी मेरा एक पेशा है ना। कोचिंग की अपनी जगह है अहमियत, लेकिन मैं ट्रेनर भी हूँ। और मेरी ट्रेनिंग के जो मेजर मेरी निच है
वो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप है, ठीक है ना, और पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट और ड्रीम बिल्डिंग, ये 4 लेवल मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अब ये चारों कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं हर कंपनी में। कहीं बिल्कुल कम्युनिकेशन का फुकदान होता है, कहीं लीडरशिप का फुकदान होता है, और कहीं ड्रीम, ख्वाब ही छोटे होते हैं लोगों के, तो उनके ख्वाब बढ़ाने होते हैं हमें, ताकि वो बड़ा सोचने लगे। तो ये सब मेरी ट्रेनिंग के हिस्से हैं। अब जब आप ये दोनों काम करते हैं तो जवाद साहब, जैसा कि आप खुद बताया, आप तो पूरी तरह से इससे बाखबर हैं, और आपके साथ ये रोजाना की बुनियाद पे होता होगा कि चूंकि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, तो आपको ला महला आपको दावतें आती होगी कि आप एक स्पीकर भी हों जी। हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी। तो ये एक बुनियादी सी चीज है, क्योंकि जब आप इस काम में अच्छे हैं तो आप स्पीकर तो हैं ही अच्छे। जी तो अब हमें की नोट स्पीचेस का भी मुझे ये करना पड़ता है। अब आप बताएं, की नोट स्पीकिंग कहेंगे कि यार कॉर्पोरेशन में इसका क्या ताल्लुक है? भाई, जो जितने सी लेवल के लीडर बने हुए हैं, उन्हें भी तो अपनी एम्प्लॉयज के सामने बोलना पड़ता है या नहीं? बिल्कुल बोलना पड़ता है सर। वो उन्हें कौन सिखाएगा बोलना, अगर उन्हें बोलना नहीं आता तो? बिल्कुल सही। है ना? तो वो जो ट्रेनिंग है कम्युनिकेशन की और पब्लिक स्पीकिंग की, और आप आके वहां जब बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो उससे सीख रहे होते हैं। क्योंकि बिल्कुल मैं सही। प्रेजेंटेशन जब भी करता हूं तो मैं पहले ही कह देता हूं कि भाई, एचआर डायरेक्टर वहां बैठा होना चाहिए, जी। सीईओ अगर अवेलेबल है तो ही शुड बी देयर, जी। अदरवाइज आई एम नॉट कमिंग। सही। और वो आते हैं, वो बैठे होते हैं, ताकि एक तो उससे दो तीन वजह होती है। एक तो वो देख लें कि मैं कैसे उनको एड्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी सही। को तो लेके आगे चलना है साल भर उन्होंने, जो मैं उनको समझा के जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। कॉल टू एक्शन तो वहीं से शुरू होगा ना। बिल्कुल सही। तो मैंने तो उनको जज्बाती कर दिया, मैंने उनको भड़का भी दिया, काम करने पे उकसा भी दिया, और अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने किस बात पे उकसाया, तो आप काम कैसे लेंगे मुझसे? बिल्कुल सही। तो मैं उनकी जिम्मेदारी लगाता हूँ कि वो मेरे सेशन में बैठे, बिल्कुल सही। और फिर ये होता है कि हम उनको बताते हैं कि ये वीडियोस हैं जो मैं ट्रेनिंग्स कई बार वीडियोस के जरिए भेजता हूँ उनको। जी। हर महीने एक नई वीडियो बना के भेज देता हूँ, जो जी। वो उनके अमले को दिखाई जाती है। बिल्कुल सही। मैं हर महीने तो नहीं जा सकता हर जगह, तो मैं उनको भेज देता हूँ कि भाई ये बताइए आप इनको लीडरशिप के मुतालिक। तो अब जैसे लीडरशिप के 21 कवानीन मैं पढ़ाता हूँ, जी। 16 अनडिनाइबल लॉज ऑफ कम्युनिकेशन में 16 मुख्तलिफ कवानीन कम्युनिकेशन से मुतालिक पढ़ाता हूँ। तो अब हर बार एक कानून की मैं वीडियो बना के भेज देता हूँ उनको, जो वो सीखते हैं, फिर उसको बिल्कुल सही। प्रैक्टिस करते हैं, उसका रियाज करते हैं, इस तरह से वो सीख जाते हैं। तो मुख्तलिफ हमें, मैंने बताया ना, ट्रेनिंग्स की जरूरत है वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त। और इस बार हम यही करेंगे इंशाल्लाह। जो कि पिछली बार मैंने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए थे, जैसे हाउ टू बिकम ए पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, एवरीवन कम्युनिकेट्स, यू कनेक्ट। बिल्कुल सही। ये सारे मेरे प्रोग्राम्स थे। हाउ टू बिकम ए वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस, औरतों का था। यूनिवर्सिटीज में जैसे मैंने ड्रीम बिल्डिंग, मतलब मैंने यंगस्टर्स के लिए यूनिवर्सिटियों में मैंने दिया लेक्चर्स कि सम टाइम यू विन, सम टाइम यू लर्न, यू नेवर लूज। अब ये सब बच्चों को जरूरत है इन चीजों की, जी कौम को बिल्कुल। जरूरत है इन बहुत सब ज़्यादा चीजों। ज़रूरत है। यहाँ पर तो लोगों का बिल्कुल कोई विजन नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, और मुझे बड़ा, जिसे कहते हैं कि दुख से ही कहना पड़ता है कि जो हमारी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाम्स हैं, एलएसई है, और बहुत सी यूनिवर्सिटियों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, उनका ना हम्म, तो कोई स्टूडेंट्स की विजन क्लियर होता है, ना उन्हें। अब आप देखेंगे, आप एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं हाँ है कि हाँ, क्या चीज़ है। बिल्कुल, उनको एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। और आप एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, हम्म, जबकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ये 10-12 साल की उम्र के बच्चे को भी इसकी नॉलेज बेसिक थोड़ी सी हल्की होनी फुल्की चाहिए। उसकी इल्म में होती है। तो ये एक चीज़ चेंज करने की बड़ी ज़रूरत है। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की जो डेफिनेशन है, वही हम्म, हमारे लोगों को यहाँ नहीं पता। तो नहीं, डॉक्टर साहब, मैं आज मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे दरख्वास्त करूंगा कि लीडरशिप की डेफिनेशन आप डिफाइन कर दें उसे हमारे ऑडियंस के लिए। मुझे तो आप पर्सनली सिखाने की हाँ, कोशिश करते ही रहते हैं, पता नहीं मैं कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं उसको जो है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। और मुझे चूंकि ये हंसी इस बात पर आ गई थी कि पाकिस्तान का मैं एक वीडियो मैंने देखी थी, मैं नाम नहीं लूंगा,
वो मौसूफ फरमा रहे थे लीडरशिप पर, और डेफिनेशन फिर भी नहीं बताई उन्होंने। मुझे 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 पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए नाम मैं नहीं नहीं ले लेता, सकता। मैं हंस पड़ता हूँ उनको देखकर कि हमारे यहाँ वही बात है कि जिसे कहते हैं ना कि मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कमजर्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, वो भी बात है। ठीक है। ले, तो लेकिन सर मैं चाहूंगा कि हमारी हाँ, ऑडियंस मैं को आप आपको बताता बताएंगे हूँ। देखिए, व्हाट इज द लीडरशिप डेफिनेशन के ऑफ बारे में लीडर। मैं ये कह सकता हूँ कि एवरीथिंग, मेरे गौर से सुनिएगा, everything rises and fall on leadership. Everything, regardless whatever you do in your life, जो भी आप करते हैं दुनिया में, चाहे आप फैमिली में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप मोहल्ले की कमेटी के मेंबर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, या जो भी करते हैं, हर चीज की ऊंच नीच उतार चढ़ाव का इन्हिसार उसकी रहनुमाई पर होता है, नंबर एक। और लीडरशिप क्या है? डेफिनेशन जैसे आपने, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, नथिंग लेस। रहनुमाई असर और रसूख का नाम है, न कम न ज्यादा। अब मैंने ये नहीं कहा कि असर और रसूख अच्छा है या बुरा है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो भी अपने आप को लीडर कह रहा होगा, चाहे उसका बुरा होगा या अच्छा, असर जरूर होगा। बगैर असर के वो लीडर नहीं होगा, तभी वो लीडर है। कुछ बुरे लीडर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन असर और रसूख तो है ना उसका, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कहें कि मैं लीडर हूं, और मुड़ के देखें पीछे आपके कोई नहीं है और आपका असर किसी पे नहीं है, तो आप सिर्फ टहल लगा रहे हैं, आप लीडर नहीं है। फॉलोअर फॉलोअर के बगैर तो लीडर नहीं है। हाँ, चाहे वो जैसे ही हो, मैंने कहा ना, बुरे अच्छे की बहस तो अलग है। तो बात है, असर और रसूख का नाम है लीडरशिप। अब लीडरशिप का जो एक पूरा अमल है, वो एक मेहनत तलब काम है। उसके, हम सब लीडर हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने डोमेन में। जाहिर है, अगर आप साहिब खाना हैं, तो आपके बीवी बच्चे हैं, तो आप उन पर असरअंदाज तो होते हैं। आप एक महजिब मुआशरे में रहते हैं, तो वहाँ पड़ोसी होते हैं, उन पर भी असरअंदाज होते हैं। आप एक कारोबारी हैं, तो अपने कारोबार में असरअंदाज होते हैं। आप जहां भी होते हैं, कहीं ना कहीं असरअंदाज तो हो रहे हैं आप। तो लीडर तो आप सब हैं, किस अंदाज पे और किस मकाम पर हैं, ये फैसला बात की बात। तो लीडरशिप के 21 मुख्तलिफ कवानीन हैं जो हम पढ़ाते हैं। और दुनिया में जो सबसे बड़े ऑथर कहलाते हैं लीडरशिप पे, वो इत्तेफाक से मेरे दोस्त भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, जॉन सी मैक्सवेल, जिनका जिक्र उन साहब ने भी किया था, लेकिन उन्हें कानून का पता नहीं, गाना डेफिनेशन का। तो वो सही कह देते तो अच्छी बात थी। बहरहाल, मैंने दूसरे ही दिन एक वीडियो में उनका शुक्रिया जरूर अदा किया था कि सही। शुक्र है आपने हमारा नाम तो लिया। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता है उन्होंने कभी, लेकिन लीडरशिप पर सबसे आज तक लिखी जाने वाली किताबों में सबसे ज्यादा किताबें, तकरीबन 42 किताबें वो लिख चुके हैं। और दुनिया की, अब इनफरादी तो छोड़िए, मतलब मुल्कों के सरबराह अब हमें बुला रहे हैं ट्रेनिंग्स के लिए। तो हमने अभी कम से कम कोस्टारिका, पनामा, ये तमाम, ग्वाटेमाला, हम यहाँ सब कराए। अब मैं मैक्सिको जा रहा हूँ जॉन के साथ। हम वहाँ ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को। ठीक है, हमने तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों को ट्रेन किया है लीडरशिप के हवाले से, लोगों को। तो सर ये बहुत जरूरी है शोभा, और बहुत बड़ा शोभा है। जी। सर इसमें एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। वैसे तो मुझे तो इसका जवाब आपने कई बार बताया, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि लीडर पैदा होते हैं, लीडर बन नहीं सकता। हम्म, आप इसके बारे में, चूंकि लीडरशिप को आप इतना डीपली और क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और निखार भी रहे हैं, तो हम्म। इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा ऑडियंस को आप दें कि क्या लीडर पैदा होता है या बनाया जाता है ये या बहुत बन सकता खूबसूरत है। सवाल है, और मैं आमतौर पे इससे बहुत कहकहा मार के जवाब देता हूँ, आप लेकिन मानेंगे क्या सर? क्योंकि जब भी मैं जहां भी जाता हूं, तो वो पूछते हैं कि सर, क्या ये लीडर जो है, आर द लीडर्स आर बॉर्न? जैसे अभी आपने कहा, क्या ये लीडर सर नहीं नहीं, पैदाइशी मुझे होते तो हैं? आपने बहुत कुछ सिखाया हुआ इस बारे में, ये मैं ऑडियंस के लिए आपके मुंह से ये सवाल पूछ रहा हूँ। कोई पैदा नहीं होता, ये याद रखिए। सही। हर शख्स
ख्वाह वो अमीर हो, गरीब हो, फकीर हो, असीर हो, महलों में हो या झोपड़ियों में हो, सब पैदा एक ही तरह से होते हैं। और जब वो माँ की कोख से जन्म लेते हैं तो उनको उल्टा लटका के एक थप्पड़ रसीद किया जाता है ताकि वो रो दें। फेफड़े खुल जाएं। जब वो रोते हैं तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है कि चलो एक जिंदा बच्चा पैदा हुआ। बिल्कुल सही। तो हमारी हमारी जो बुनियाद है ना इंसान की, वो एक थप्पड़ से होती है, बिल्कुल सही। और वो भी उल्टा लटका के। ठीक है, ये है हमारी औकात। तो पैदाइशी क्या हुआ है, हम लीडर तो नहीं थे ना, हमने तो मार खाई थी तो लीडर बने। तो बिल्कुल हम सही। सबको मार तो खानी है कहीं ना कहीं। किसी को ये एडवांटेज होता है कि उसे मोरोसी कुछ चीजें मिल जाती हैं, आसानी से वो उन लोगों में उठ बैठ लेता है। लेकिन अगर वो खुद बासलाहियत नहीं होता तो वो फिर वहां भी अधूरा ही रह जाता है। उसकी बेशुमार मिसालें आप अपने मुल्क के लीडर्स में पालेंगे, देख लेंगे जी। कि देखें कि वो बाप इतना बड़ा नाम है, वजीर आजम रहे दो दो तीन तीन बार, बेटा मुल्क आने से डर रहा है। बिल्कुल अब सही। अगर पैदाइशी होते तो फिर वो क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं आते वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने से ही मुकर गए बहुत से सही। लोग। ठीक है, तो बिल्कुल सही। ये बिल्कुल, तो ये पैदाइशी नहीं होता, ये इसे सीखना पड़ता। हाँ, आप मैंने कहा ना कुछ लोग वही ब्लेस्ड यानी असूल आपने जो, कहा कि उनके लिए आसान निस्बतन होता है कि बहुत सी चीजें हाँ वो उनकी रसाई हो वो जाती है। डायरेक्टली क्लास 5 में पैदा होते हैं, बाकी जो है उनको केजी से सीखना पड़ता है। हाँ मतलब रसाई उनकी जल्दी हो जाती है बस, और कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद भी सलाहियत का होना लाजिम होता है, वरना आप आगे नहीं जा सकेंगे। जी। और अगर आप चले भी गए तो बुरे असर के तहत आप असर तो मैंने कहा ना, इन्फ्लुएंस आपका बैड ही होगा, अच्छा नहीं जी। होगा। जी। आप लेगेसी नहीं छोड़ पाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन वो लीडर जो अपना मकाम बना कर गए, वो मर के भी जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही। और कुछ जिंदा हैं वो मरे हुओं से भी बदतर है, जिनको बिल्कुल कोई सही। पूछता भी नहीं। बिल्कुल सही। क्यों, लीडर तो दोनों थे। जी। बिल्कुल सही। लेकिन देखने में डॉक्टर साहब ये आया, आप देखें कि जो ज्यादा इम्पैक्ट छोड़कर गए हैं वो हैं जो बड़ी स्ट्रगल जिन्होंने की है। आप हाँ, मैंने कहा ना सीख कर गए। नेल्सन मंडेला साहब को देख लें, मार्टिन लूथर किंग को देख लें, यानी जो जो लोग बड़ी वो जिसे कहते हैं कि बड़ी जदोजहद से, और वो उनका एक पूरा प्रोसीजर है जिसमें से वो लीडर बने हैं। डॉक्टर साहब इसमें आप लीडरशिप में जो बिजनेस लीडरशिप है उसकी क्वालिटीज को आप समझते हैं कि एक ही क्वालिटीज होनी चाहिए लीडर के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या बिजनेस लीडरशिप हो या किसी और फील्ड की लीडरशिप हो, कुछ क्वालिटीज तो कॉमन होंगी, लेकिन क्या हम्म। कुछ स्पेसिफिक भी आप समझते हैं कि डिश होनी चाहिए, या स्पेसिफिक ट्रेनिंग या कोई जैसे चीज? आपने बिजनेस का हवाला से पूछा जी। है, जी। तो एक चीज जो सबसे पहला कानून है इसका, वो उनके लिए बहुत लाजिम होता है। जी। वो कहलाता है लॉ ऑफ लिड। जी। लॉ ऑफ। लिड समझते हैं ना। अब आप देखिए कि अगर आप 1 से 10 जी। अपनी, आपकी लिड जो है वो 6 पर है, तो आपकी पूरी जो अमला होगा, कंपनी होगी, बिजनेस होगा, वो कहाँ होगा? बिल्कुल सही। वो 4 होगा, 5 होगा, 6 से ऊपर तो नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही सही। चीज। सही। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी लीड ऊंची करनी होगी, 9 तक ले जाएं ताकि हर चीज बढ़े। तो सही। एज अ बिजनेस ओनर आप क्या चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है? ग्रोथ। और आना, चाहे नीचे तो नहीं जा रहा कोई। बिल्कुल सही। जब आपकी लीड ही इतनी नहीं है ऊपर, तो आप कैसे ले जाएंगे अपने कारोबार को ऊपर? तो आपकी ख्वाहिश और आपकी सोच और आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपकी लिड, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ लिड। तो बिजनेस ओनर में आप एज ए ट्रेनर जब जाते हैं इन बिजनेस ओनर्स के पास और उनको सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसे इंप्रूव किया जाए या स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनाया जाए, आप, वो अपनी जगह है, आप जो कुछ भी सिखा रहे हैं वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उनकी सोच नहीं बढ़ेगी। अब उसकी सोच ही 5 लाख रुपए महीना कमाने की है, आप उसको 25 लाख के फार्मूले बता रहे हैं, उसने कभी भी 6 पे नहीं जाना। तो पहले तो उसको सोचने का अंदाज बदलवाएं उसका। उसको कहें भाई 5 लाख क्यों, सिर्फ 5 लाख, सिर्फ 5 लाख क्यों, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? तो फिर वो सोचना शुरू करेगा ना। तो माइंड सेट को बदलना, अबंडेंस माइंड सेट लाना होता है, तो उसे यहाँ पे लॉ। तो डॉक्टर साहब हाल ये है कि बड़ी फख्र से लिखा होता है कि 100 साल पहले की कंपनी बनी हुई है और हमारी कोई ब्रांच नहीं। तो मैं कई बार पूछता हूँ उन्हें कि यार, इज इट समथिंग टू वरी अबाउट या इट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ?
कि 100 साल में आप एक ब्रांच नहीं खोल सके, और मैकडोनल्ड, केएफसी और पिज्जा हट, और जो कल के आपके सामने पिज्जा हट वगैरह तो बहुत बात किए हैं, या और कई डिफरेंट मुल्कों हम्म, की चेन्स आ गई हुई हैं, मैक्सिकन चेन्स हैं, हम्म, टर्किश चेन्स हैं, जो कि राउंड द ग्लोब चली गई हैं। हम्म। ये जो कल को बचे, आप कह रहे हैं कि मैं 1929 से ये काम कर रहा हूँ, और जो 1980 में आया, 1990 में आया, वो जो है वो 50 मुल्कों में पहुंच चुका है। तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ आपकी। लिड का जो सबसे बड़ा, मैं जो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो कहानी सुनाता हूँ लॉ ऑफ लिड की, चूंकि अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने उस पर जी। दी हुई हैं, जी। कि उसमें वो कहानी मैकडोनाल्ड की मैंने सुनाई है, डिक और मॉरिस की जो कहानी है। जी। अब आप देखें, डिक और मॉरिस जो है, जिनके नाम पे मैकडोनाल्ड है, मैकडॉनल्ड है, बिल्कुल वो सही। उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मैकडोनाल्ड से, आपको हाँ जी, पता है। उनको तो फर्क कर दिया। वो तो रे क्रॉक ले चुका है। बिल्कुल। अब उसकी लिड लेवल यहाँ थी और इनकी ये थी, ये एक ब्रांच। 1.2 मिलियन में बेच के भाग लिए, हाँ जी। और वो अब कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हर साल लेता है। बिल्कुल सही। तो ये फर्क था लॉ ऑफ लिड में। तो ये एक जैसे बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी होती है बिजनेस लीडरशिप की। इसी तरह बेशुमार और हैं, जैसे मैंने कहा ना 21 कवानीन है इसमें। तो ये तमाम अगर हम गौर करें, जैसे लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस है, कि आप बासर और बारसूख जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी बिजनेस भी बढ़ता जाता है। ठीक है। अब कोई ये कहे कि जी विंडो बिकती है, नहीं, साथ साथ बिल गेट का नाम भी बिकता है बिल्कुल। आज भी। बिल, एप्पल सिर्फ नहीं बिकता, स्टीव जॉब भी बिकता है। बिल्कुल सही। ये साथ बिल्कुल साथ सही, चलते हैं। अनडाउटेडली। अगर आप पाकिस्तान की बिजनेस इंडस्ट्री में चले जाएं, तो आप देखें कि सिर्फ कंपनी नहीं चल रही होती, उसके साथ मालिकान के नाम भी चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही। कोई निशात अनडाउटेडली। मिल को निशात मिल तब तक तो नहीं जानता जब तक उसका मालिक ना जाने, बिल्कुल या सही। कोई आदम जी को, या कोई दाऊद को, और इन ग्रुप्स को, बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, इनके जी। नाम भी तो साथ होते हैं ना। बिल्कुल सही। ये तो ये लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस भी है उसमें। बिल्कुल दुरुस्त। इस तरह बिल्कुल मुख्तलिफ लॉज हैं जिन पर मैंने कहा ना कि बहुत तवील हो जाएगी बात उस पर तो। लेकिन ये बिजनेस के हवाले से ये कवानीन है जो आपको पढ़ानी चाहिए उनको। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल पढ़ानी चाहिए, ताकि उनकी ख्वाब बड़े हों और उनकी सोच का अंदाज बढ़ता चला जाए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज दीजिए कि जो आप जनरलाइज भी हो, और अगर आप अलहदा अलहदा भी सेगमेंट्स को देना चाहते हैं तो वो अलहदा अलहदा भी दें। कि पाकिस्तान में आप तशरीफ भी लाए, आए भी, आपने देखा भी, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपने ट्रेनिंग्स भी दी, तो क्या आपने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है एज अ नेशन हम लोगों को? आप फर्स्ट वर्ल्ड में, आपका 30 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, दुनिया घूम लिया आपने, हम किस तरह एट पार आ सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में मैंने इत्तेफाक से गुज़िश्ता 3-4 साल में 3 बार आया हूँ मैं, जी। और बड़े अच्छे रहे मेरे तजुर्बात, और बहुत से दोस्तों से, आप जैसे लोगों से मुलाकातें हुई। बड़े पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने और इशाइये भी खाए मैंने, मज़ा भी आया दोस्तों से गपशप का। लेकिन वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट भी की, और जिसको मैंने वक्तन फ़वक्तन अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बताया भी। वहाँ एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ। शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम की जो एक बीमारी है पाकिस्तान में, वो बहुत बुरी तरह से छाई हुई है। हम हर चमकती चीज़ को सोना समझ लेते हैं। तो वहाँ पर जिसे कहते हैं ना, मदारियों का खेल बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर मदारी ने एक तमाशा लगाया हुआ है, आ जाओ करोड़पति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, डुगडुगी लगा के। वो भाई मेरे, वहाँ पर मैंने कई जगह ये कहा भी कि हमारा जहनी मैार अब ये हो गया है कि अगर मैं आज यहाँ के एक नौजवान को, पाकिस्तान के 21-22 साल के, उसे फोन करके अभी मैं कहूँ कि यार कल तुम्हारा 11:30 बजे इंटरव्यू है, मेरे दफ्तर आ जाना नौकरी का, तो पता है वो क्या करेगा? बताइए आप क्या करेगा? नहीं, आप ही बता दीजिए सर, ज़्यादा बेहतर पता है बता। वो क्या करेगा? ये पाकिस्तान की साइकी बता रहा हूँ मैं, आप जरा जी। गौर कीजिएगा। जी। वो जैसे ही ये खबर सुनेगा, घर से बाहर निकलेगा, मोटरसाइकिल को किक मारेगा, या चिंची को पकड़ेगा, या जो भी उसका कन्विंस का जरिया है, या अब्बा की गाड़ी चुराएगा, या चचा से राइड लेगा, और उस दोस्त के घर जाएगा जो पिछले 18 महीने से खुद बेरोजगार है, और उससे पूछेगा यार टिप तो बता।
ये बड़ी खूबसूरत, ये 101% सर, ऐसे ही होता है। 101%। अब मुझे ये बताइए कि वो टिप क्या देगा जो खुद बेरोजगार है, तो वो उसको क्या कहेगा? अबे यार ये ऐसी बुला लेते हैं, रखता वक्ता कोई नहीं। हाँ, यानी वहीं से उसने डिमोरलाइज। 1.5 दिन पहले उसको मायूस कर दिया कि तूने जाना नहीं है, नौकरी नहीं लेनी, चाहे मिल भी रही हो तो। अब हमारी जहनियत ये हो चुकी है क्योंकि हमने उनके जहनों को महदूद कर दिया है। हम फॉल्स बिलीफ के चक्कर में फंस चुके हैं, जो हमें बैठा दिए गए कि तुम इसके काबिल हो ही नहीं सकते। बड़ी तो सही बात सबसे की। बड़ी जो तब्दीली इस मुल्क को चाहिए ना, इस मुल्क को बखुदा बता रहा हूँ, अमेजोन का चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का भी चैंपियन है। सबसे पहले उनको अपनी जहनी रवैयों को बदलने की जरूरत है, माइंड सेट चेंज करने की। हमारे यहाँ हर शख्स उनको फ्रीलांसिंग कर लो, अरबपति बन जाओगे। अच्छा मुझे बताइए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, मैं कभी इनकार कर रहा हूँ कि नहीं बनोगे, लेकिन मुझे बताइए कि 2 करोड़ फ्रीलांसिंग लोगों को सिखा के आप मुझे 2,000 दिखाइए जो वाकई करोड़ों बना रहे हैं। नहीं मिलेंगे आपको, नहीं है। क्योंकि ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट है ना। लेट देम थिंक। हम उनको मजबूर करते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ना ना ना, उनको सोचने दो कि मुझे क्या करना है। वो बिल्कुल माइंडसेट से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मेरे और आपके, अब हर आदमी डॉक्टर फाज बनना चाह रहा है वहां, जिससे बात हो, सर मैं आप जैसा होना चाहता हूँ। भाई हो जाओ, मुझ मेरे जैसा क्यों, मेरे से बेहतर हो ना। आप अगर तो हो, यूनिक है सर, एवरीबॉडी इज यूनिक, नहीं आप नहीं, मैं अप, वही कह रहा हूँ ना, मेरे से हाँ, बेहतर हो ये क्यों कहते हो कि मैं आप जैसा हूँ। बिल्कुल मैंने सही। कहा भाई मैं तो बहुत मामूली हूँ अपने आप को समझना, लेकिन आप मुझसे बेहतर हो, ये ना कहें कि मेरे जैसा हो जाऊं। मैं हूँ, ये मेरी ताकत है, जो आप हैं ये आपकी ताकत है। बिल्कुल आप सही। उसको बरूकार लाइए, आप किसी की मिमिक ना करें, किसी की नकल ना करें। हमारे यहाँ हर शख्स किसी ना किसी का नाम लेके उसके पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। और जब तक हम इस खौल से बाहर नहीं आएंगे, हम उनके माइंड सेट पर काम नहीं करेंगे। हमें थॉट लीडर्स की जरूरत है, समझे? हमें ये जगलर्स जो है ना, उनकी जरूरत नहीं है। वहाँ जगलर्स बहुत घूम रहे हैं, वो मदारी के तमाशे लगाए हुए, जिन्होंने अपने अपने ये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये दे दो, कोर्स ले लो, करोड़पति हो जाओ। और वो बिल्कुल सही। बेचारे कर्जे ले लेके पता नहीं कहाँ कहाँ से। आजकल अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो भी मैं आपने देखी होगी, लेकिन मैं अभी, क्योंकि मेरे इत्तेफाक से दोनों से ताल्लुकात रहे हैं, इंडिया में एक बहुत बड़ी जंग चली हुई है, जी बिल्कुल। विवेक बिंद्रा विवेक और की और संदीप की। संदीप अब महेश्वरी। इत्तेफाक से विवेक के साथ मेरा इत्तेफाक हुआ है, सिंगापुर में एक शो करने का, जी। हम दोनों साथ थे। जी। तो मैं उसे बहुत ही, मैंने उसको मजाकतन हमेशा कहता था, यार ये मदारी बहुत अच्छा है, तू शो चिल्ला जो चिल्ला के आपकी कोटेशन होती है, बड़ा चिल्ला चिल्ला के जोश में बोलता है। हाँ वो मदारी है ना। हाँ। और हाँ तो संदीप वो, भी आपसे मिलने के लिए आया था, वो भी आपने हाँ मुझे वाकया हाँ, सुनाया था। तो संदीप मलेशिया की में एक मेरी आध बार बहुत मेरा अच्छी ख्याल है, है। लेकिन संदीप एक डिफरेंट आदमी है। जी। अच्छा, संदीप को मैं स्पीकर नहीं मानता, जी। ठीक है, और मैं विवेक को थॉट लीडर नहीं मानता। ये दोनों अलग अलग पैराडाइम है। बिल्कुल लेकिन अब सही। वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनके दरमियान इख्तलाफ है। संदीप एक बहुत अच्छा थॉट लीडर है, स्पीकर स्पीकर नहीं है, वो कन्वर्सेशन का बहुत अच्छा है, और बहुत जी। खूबसूरत बोलता है, और बड़ा ज़हीन आदमी है। और जी। मेरे 2012 से मेरे, मैं उसे देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और जी। मेरी मुलाकात भी हो चुकी है उससे। जी। तो इत्तेफाक से वो एक बड़ा खूबसूरत आदमी है। विवेक से इत्तेफाक है कि सिंगापुर में मुलाकात रही, मेरा प्रोग्राम रहा उसके साथ। तो वो एक डिफरेंट, वो शोर मचाने वाला, जैसे पाकिस्तानी जो हम आपके हैं ना नाम निहाद, वो सारे अपने आप को स्पीकर कहते हैं ना, वो मोटिवेशनल। जी। तो ये मोटिवेशनल और स्पीकर को मैं मदारी कहता हूँ, नहीं, क्योंकि मैं, आपकी एक बात या मैं कहूँगा, मैंने बड़ी जगह कोट की है। वो कहते हैं कि मोटिवेशन विदाउट एनी डायरेक्शन, व्हाट इफ आई मोटिवेट एन इडियट, वो तो रात के 3 बजे हाँ उठ के धमाका कर देगा। आपने मुझे याद है एक बार हमें या और गपशप क्या, में कहा था। मोटिवेटेड इडियट बनाएंगे ना आप, वो मैंने खुद का मैंने बड़ी जगह बम्बार कोट की लेके। आपकी ये बात, आप ही के नाम से कोट की। मैंने कहा मेरे एक मैंने कहा ये खुद उस्ताद को भी है, बम्बार दोस्त भी है। बनाने वाले धंधे छोड़ो। जी। आप लोगों को उनके इंस्पायर करें, उनकी स्पिरिट में जाएं, उनकी रूह में सराहियत करके उनके जहनों को बदलें। मेरा काम ये है। मैं, जैसे मुझसे पूछते हैं लोग, सर आर यू ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कहता हूँ भाई अल्लाह ना करे। तो वो हंस पड़ते हैं लोग मुझसे, लेकिन ये सही है, क्योंकि मेरा ये अपना क्लेम है। आई, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है मुझे, अल्लाह ने बड़ी शोहरत भी दी है, लेकिन आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल सर स्पीकर। मैंने बल्कि बड़ी जगह कहा भी है कि मुझे डॉक्टर साहब ने, जब आप लोग अक्सर लिख देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसे करेक्ट कराएं, लेकिन लोगों को हमारे मुल्क में सर समझ नहीं आती।
हाँ, प्रॉब्लम नहीं वो पाकिस्तान की सही है, ये मैंने है। कहा ना उनको उनको क्योंकि वहां पर ये बात कोई करने वाला नहीं है ना, आप हाँ लोग जी। जैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग एक्टिव हैं, मैं तो इत्तेफाक से वहां रहता नहीं हूँ। जी। अगर यकीन करें मैं एक साल वहां रह लूं तो मैं ये जहनीत को बदलने में किसी हद तक कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन अब उतना डिपेंड वक्त नहीं डिपेंड होता मेरे डिपेंड करता है डॉक्टर साहब, वो आपको बदलते हैं या आप उन्हें। नहीं नहीं, मुझे नहीं बदलते, क्योंकि मैं, लेकिन बदलना वो चीज होती है जिसमें आप, मैं नहीं समझता कि मुझे जरूरत है नहीं, बदलने ये की। ऑन अ लाइटर साइड का है, मैंने कि खपा हाँ खपा नहीं के नहीं, मैं आपको तो कह बदल रहा हूं सकता। मैं कि हाँ इतना नहीं, तंग लेकिन है वही ना। बात है कि अगर आपका इल्म मजबूत हो जी। और आपका एतकाद और आपका एतमाद अगर बहाल हो, जी। जी। कोई भी नहीं, दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल इट सकता। वाज जस्ट ऑन द लाइटर हाँ साइड। या तो अच्छा डॉक्टर साहब, मैं, मैं एक, आप उम्र में भी माशाल्लाह मुझसे थोड़े ज्यादा ही हैं और तजर्बा भी ज्यादा है। मैंने एक अभी लोगों को बताना शुरू किया है कि इन मुल्कों को आप देखें, चाइना, कोरिया, इंडिया, बांग्लादेश, जापान, पिछले 60-70 सालों में जापान ने बेशक वॉर्स लड़ी, लेकिन जब उन पे बम शम गिरा तो उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी है वो भी तबाह हो गई। इन मुल्कों ने जिस तरह ये उठे हैं, जिस तरह तरक्की की है, और अगर हमारे पास, अगर आप समझें तो नेचर हमारे साथ थी, दो चीजों पे हमने जो, मैंने जो आइडेंटिफाई किया है, एक तो इनमें से कोई मुल्क प्रॉपर्टी डीलरों ने नहीं बनाया। हम्म जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर, जैसे आप एक कुछ इदारों ने और कुछ लोगों ने अपनी बोटी बेचने के लिए बकरा ज़िबा कर दिया, कि हम्म पूरा पाकिस्तान आपसे, बल्कि मैं पूछूंगा भी कि जो मेरा परसेप्शन है, जितनी दुनिया मैंने 32-33 मुल्क फिरे हैं, रियल स्टेट डेवलपर्स का मुझे पता है, मुझे प्लॉट बेचने वालों का पता नहीं है। मुझे ये पता है कि ट्रंप बिल्डिंग खड़ी करता है, ट्रंप टावर है, यानी हम्म लोग 500 घर बनाते हैं, 200 घर बनाते हैं, घर बना के हाउसिंग चाबियां लोगों को देती हैं। ये हम्म दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी परसेप्शन मैं समझता हूँ, चूंकि हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो कम से कम आप इतनी दुनिया के मुल्कों में गए हैं कि एक आपने प्लॉट लिया, उसमें 50 लाख मैंने ऐड करके ले लिया, मेरे बाद मेरे दोस्त ने ले लिया, फिर उसने ले लिया। या आज जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, हमने इंडस्ट्री बंद करके पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलरों की जो है हम्म, वो दुकान बना दिया है। और जी जब जी। तक हम प्रोडक्शन शुरू नहीं करेंगे, इंडस्ट्री की तरफ नहीं आएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आएंगे, बिजनेस की तरफ नहीं आएंगे, इन मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स भी आप देख लीजिए कि वैसे ही डेवलप हुई हैं जैसे मुल्क डेवलप हुए हैं। हम्म। तो क्या आप इस पॉइंट पे मुझसे एग्री करते हैं? देखिए मैं एक इसकी वजाहत कर दूं, और मैं जरूर। एग्री नहीं करता, बल्कि मैं तो इसका बहुत बड़ा दाई हूँ। जी। और ये मेरा दावा आज का नहीं है, मैं पिछले 15 साल से ये बातें कर रहा हूँ जी। और सरेआम करता हूँ। जी। पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 को, जी बिल्कुल। ठीक है ना? जी। और 17 अगस्त 1947 से 17 अगस्त, यानी 3 दिन पूरे नहीं हुए थे, जी। इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा फरोग पाया था कारोबार, वो था जाली क्लेमों का। जी वो बिल्कुल जो सही। हिजरत कर करके आ रहे थे, लोगों के घरों बिल्कुल। पे कब्जे कर रहे थे कि हम पुदीने के बाग छोड़ कर आए हैं और हाँ यहाँ पे कब्जा। तो बिल्कुल भाई सही। ये मुल्क इस बुनियाद पे तो बना है, आप गौर कीजिए ना, 17 अगस्त 1947 में सबसे पहली किसी इंडस्ट्री की बुनियाद डाली किसी ने, कौन सा कारखाना बिल्कुल। शुरू हुआ था उस दिन? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये वाली इंडस्ट्री शुरू हो गई थी जाली क्लेमों की, बिल्कुल सही। जो आज तक चल रही है। बिल्कुल सही। ये रियल बिल्कुल सही। एस्टेट थोड़ी है जो आप बिजनेस देख रहे हैं, जी। ये जाली क्लेम है, कागज पे कागज बिक रहे हैं। हाँ जी। फाइलें करोड़ों बिक में रही हैं। अरबों में लोगों को, भिकारों को भिखारी बना दिया है, ठीक है, अभी लोगों सर की जायदादों पे कब्जे इस्लामाबाद कर। में जो स्कैम हुआ है, आपको पता है, पहाड़ियां बेच के निकल लिए, 150 दो जी सौ जी। अरब रुपया इकट्ठा करके पहाड़ों हाँ पर, कहा कि वो पहाड़ी नजर आ रही है, वहां प्लाजा हाँ होगा, अभी हाँ। मुझे 2 करोड़ दे दो तो मैं किराया कल से शुरू। तो वही बता रहा हूँ कि जाली क्लेम है ना ये सारे, और जी। कागजों पे खेलते रहे, और उसके साथ अब किसी को इतनी अकल नहीं आई। मैंने कहा ना, हमारी तारीख बड़ी खराब है। जी। और मैं कोशिश करता हूँ कि अब ना कहूँ, आज के दौर में खासतौर पे इलेक्शन का जमाना आ गया है, और मुझ जैसों को तो वैसे ही लोग बागी कहते हैं, जी। क्योंकि मैं थोड़ा सा बगावत मेरे जुमलों में नजर आ जाती है लोगों को। हालांकि मैं बागी नहीं, जी। मैं मुहिब वतन हूँ, लेकिन मैं वतन से प्यार करता हूँ, वतन के माल पॉलिटिशियनों से से। प्यार नहीं है मुझे। बिल्कुल ठीक है, सही। तो लूट के खाने वालों से प्यार नहीं है मुझे। बिल्कुल सही। तो हमारी हुब्बुल वतनी का इम्तहान ऐसे ना लो भाई। इस मुल्क में जाली क्लेमों से ये इस मुल्क का आगाज किया था हमने, जी। और जिस पर आज तक हम काबू नहीं पा सके। जी। फिर वो जो ब्यूरोक्रेसी का एक अजीब सा अंदाज था यहाँ, जी। ठीक है, एक मखसूस
इदारे से पढ़कर लोग आए थे जी जिन्होंने आके कब्जा किया था। और फिर इस मुल्क के कायद को मैं उसे मतलब मैं उनकी मौत को मौत नहीं मानता, उनकी सही। तो शहादत नसीब हुई है उनको, जी क्योंकि हमने तो उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया अस्पताल, हमने खुद मारा है, उनको शहीद किया। उसमें भी बड़ी थीरीज हैं, अब उस पे क्या बात मतलब करें। मोहम्मद अली जिन्ना वाज मैनेज्ड। हमारे कायद कहते हैं ना उसे, हमने उसकी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देना, जी इससे बड़ी और क्या हमला हो सकता है किसी पे। तो हम तो वो लोग हैं बेशर्मी के उरूज पे थे। तो इत्तेफाक से इस मुल्क की बुनियादें जरा गलत तरीके से डाली गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो एक पूरी कहानी है, उस पर तो किताबें लिखी जा चुकी हैं, तमाशे देखे जा चुके हैं, हमने अपनी आंखों से भी देखे हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना रियल स्टेट का कारोबार, और ये देखिए, बगैर सनत के, बगैर तिजारत के दुनिया में कोई मुल्क आज तक उभरा है? यही यही मैं लोगों को कहता हूँ कि जब तक देखिए, आप कारोबार एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आओगे, बिजनेसेस, हाँ, और गवर्नमेंट तो नौकरियां दे ही नहीं सकती सर, दुनिया के किसी मुल्क में भी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं देती, गवर्नमेंट नौकरियां नहीं पैदा देना भी करती है। नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल सही। एम्प्लॉयमेंट, कल भी मुझसे किसी प्रोग्राम में सवाल हुआ, कल की बात है ये, जी कि एम्प्लॉय की बात की किसी ने, तो मैंने जी कहा कि सर वो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला होता है लोग, मैंने कहा यार, और वो जो साहब मुझसे सवाल कर रहे थे वो दो तालीमी इदारे चलाते हैं खुद। जी मैंने कहा आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने इदारों में तालीम ही ये देनी चाहिए कि नौकरी हमारी मंजिल नहीं है, जी। हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे। बिल्कुल सही। ठीक है। जो मैंने कहा कभी दुनिया में किसी मुलाजिम को अमीर देखा है आज तक आपने? बड़ा कभी सही। बने नहीं। सही बात। तो मुलाजिम होंगे जिनकी जहनीत ही है। आप उनको इस जहनीत के क्यों बना रहे हैं? आप उनको सिखाइए कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, अपने कारोबार कैसे कायम करने। नौकरी तो वो करता है जो हालत मजबूरी, जिसके पास और कोई रास्ता ना हो। बिल्कुल सही। आप अपनी कौम को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं दूसरों का? उनको आज़ादी सिखाइए, उनको आज़ादी, जहनी आज़ादी सिखाइए, उनको माशी आज़ादी सिखाइए, उनको माली आज़ादी सिखाइए, उनको अखलाकी आज़ादी का दर्स दीजिए, बजाय इसके कि ये उसको आप कैद कर रहे हैं। और फिर एम्प्लॉय कौन बनना चाहते हैं? अच्छा, ये इसका कसूरवार कौन है बाय द वे? ये नौजवान नस्ल नहीं है, जरा गौर कीजिएगा। ये और हम और आप जैसी जो नस्ल है ना, वो चाहती है कि मेरी औलाद ये पढ़ ले तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। यार सरकारी नौकरी, शर्म नहीं आती तुम? कि अपने बेटे को गुलाम बनाना चाहते हो ताकि वो नौकरी, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो वो नौकरी से फिर निकाला नहीं जाएगा, और उसकी तनख्वाह ये होगी और हराम इतना होगा। बिल्कुल सही। और चूंकि वो नालायक है, काम उसको आना नहीं है, तो यानी आपने अपनी औलाद को डिस्गस्ट तो आपने वैसे ही कर दिया, डिसग्रेस तो आपने वैसे ही कर दिया, डिस्काउंट तो आपने वैसे ही कर दिया। वो कैसे कामयाब होगा? वो कैसे कामयाब नस्ल बनेगी जिसको आप हराम, जिसके मतलब खिलाकर आप हलाली औलाद कैसे बना सकते हैं? यार बन ही नहीं सकते। आप एम्प्लॉय बनने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? ना पढ़े, अपना काम सीखें। देखें दुनिया में एक ही तरीका है आज के दौर में कामयाबी का और कामरानी का, वो है स्किल और वेल, बस। एजुकेशन सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। वरना मेरी फुप्पो चैट जीपीटी इतना हर चीज का जवाब मुझे दे सकती है, बिल्कुल सही। इतना मुझे पता है। तो मुझे जरूरत क्या है अपना पैसा और अपना सारा जाय करूं, और फिर उसके बाद में एक 14वें ग्रेड की नौकरी और 15वें ग्रेड की नौकरी के लिए उस सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबरों के दफ्तरों के चक्कर लगाऊं, उनके हाथ पांव जोड़ूं, उनकी गुलामी करूं, और उनके बाद करोड़ों रुपया उसको खिलाऊं? बिल्कुल सही। तो बनाउजुबिल्ला यार, आप अपनी औलादों को ये बनाना चाहते? आप उन्हें काम सिखाइए। ठीक है, आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाइए, स्किल सिखाइए, सॉफ्ट स्किल सिखाइए। मैं हार्ड स्किल तो अपनी जगह है, लेकिन सॉफ्ट स्किल सिखाइए, कम्युनिकेशन करना सिखाइए, बोलने का फन सिखाइए, ताकि वो जहां जाए कामयाब हो जाए, अपना लोहा खुद मनवा ले। आपको जरूरत ही नहीं है फिर किसी की। आप किसी के खालिक और किसी के राजिक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए दुनिया का खालिक और राजिक और आपकी औलाद का भी खालिक और राजिक वही है जो आपका है। तो बिल्कुल सही। उसने जब पैदा किया है तो उसे खिलाएगा, उसमें सलाहियत पैदा की है, बस। सर, हमारे ये यहाँ जिन जितनी ममालिक का मैंने जरूरत। जिक्र किया, चाइना, कोरिया, इंडिया, जी जी बांग्लादेश, जापान, इन जी। इन इन मुल्कों के हालात हमारे जैसे 1960 में कोरिया की हालत हमसे पतली थी।
बहुत बुरी थी। और आज वो कहाँ खड़े हैं, और उसमें एक उनकी कंपनी जो है सैमसंग, जी जी, 25% मैं सिर्फ गया उनकी हूँ वहाँ। एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स जो है वो जी जी, उसके ऊपर बेस्ड है। नहीं तो नहीं, आप ये पूरी कंपनी। आप लोग जापान फर्स्ट। भी मैं गया हूँ, इंडिया भी मैं गया हूँ, बांग्लादेश भी मैं गया हूँ, और आपने कोरिया का, ये सब मेरे देखे हुए इलाके हैं और मैं जी खुद होकर आया हूँ। और इत्तेफाक से मैं बताऊं आपको कि जैसे बांग्लादेश को ले लें, वो तो हमारा ही हिस्सा था ना। जी जी। हम उन्हें क्या कहते थे, भूखे नंगे। अब आज वो हम, उनकी उनकी स्टॉक मार्केट आपसे 211% बढ़ी है। बिल्कुल डबल आप देख, डबल से भी ज्यादा। हाँ वही ना। और स्टॉक मार्केट भी हमारे यहाँ तो जो बढ़ रही है, जैसे अब 66,000 पॉइंट और फलाने पॉइंट, यार ये फेक है भाई, बबल होगा इस तरह से। नहीं डॉक्टर साहब, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये हाँ पहले हुआ करती थी $100 बिलियन मार्केट जी कैपिटलाइजेशन। जी जी जी। अभी हार्डली 33 बिलियन है। ये जो हाँ इन्होंने जो बनाए हुए हैं ना इंडेक्स, हाँ ये भी अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कभी इस पे, खैर अभी तो हमारा टॉपिक नहीं, हाँ, नहीं वही ना मैं कह रहा हूँ कि बात इसमें कोई करूंगा। खेम है। हाँ ये जी। इतना वो नहीं बन सकता कि यार 66,000 पॉइंट पे आपने पहुंचा दिया, जबकि डॉलर की कीमत वहाँ जो तीन चल पौने रही है। तीन सौ के करीब है, पौने तीन हाँ सौ और यार, 300 के क्या दरमियान। तरीका है, नंबर एक। नंबर दो, वहाँ दुनिया को इससे 25 करोड़ अवाम में से 23 करोड़ 83 लाख लोग जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। नहीं जानते सर, यही तो मैं थक ठीक गया है, हूँ लोगों को समझा 83 करोड़ समझा। लोग को कोई मतलब है कि डॉलर का क्या भाव हुआ, उन्हें क्या पता। उनको तो आटा चाहिए, रोटी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, लेकिन गैस चाहिए। डॉक्टर साहब, तब तक तरक्की मुल्क नहीं करेगा जब तक लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आएंगे, जब तक हाँ लोग 1,000 से भी इन्वेस्ट करना नहीं सीखेंगे। मैं ये नहीं कहता करोड़ों लगा दें, लेकिन जी जी, समझ बूझ जब तक कारोबार की पैदा नहीं होगी, हाँ मॉडर्न बिल्कुल। वर्ल्ड में आगे बढ़ना बहुत ये मुश्किल। स्किल है ना, अब आप जैसे आप लोग सिखा रहे हैं, ये स्किल है। अब आप उनको एबंडेंस माइंडसेट दीजिए पहले, स्किल जी से भी पहले। जी वो उनका ख्वाब तो बड़ा कीजिए। जी, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ ख्वाब क्या है मुझे बताऊं, मैं 3 दिन पहले अभी पाकिस्तान के ही एक किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे दोस्त चलाते हैं उन्हें, तो गालिबन उन्होंने मुझे क्रिसमस से एक दिन पहले उनके यहाँ, मतलब फ्राइडे जो था पिछला, जी पिछले जुमे को सॉरी, जी तो उन्होंने मुझे बुलाया था वर्चुअल, जी जूम पे मैं था, और वहाँ 650 बच्चे बैठे हुए थे। जी ठीक है, उनके नाइन्थ मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, इस तरह से था वो पूरा जी बैच। तो वहाँ एक बच्ची सवाल कर रही थी, तो मैंने कहा बेटा आप बताइए आप क्या बनना चाहती हैं बड़े में, मतलब हम वर्चुअल थे। तो कहने लगी सर मैं अमीर होना चाहती हूँ। सुने आप, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, मुझे बताइए अमीर से मुराद क्या है आपकी। कहने लगी सर अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने कहा अच्छा, तो कितने अच्छी नौकरी से क्या मुराद है आपकी। मैं उसे कोचिंग के स्टाइल से सवाल कर रहा था। मैंने कहा अच्छी नौकरी किसे कहते हैं आपकी नज़र में। कहने लगी सर ये है कि 40-45 हजार रुपए की तनख्वाह हो। वेरी गुड। अब उसकी अमारत का मेयार ही यार 40-45 45। हजार। जवाब भाई, आप क्या सिखाएंगे उसको, बताएं। 45,000 जो है। यानी आप सोचें कि ये कोई मयार है बच्चे का। और 40-45 हजार को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं, जी तो यार $150 महीने की बात कर रही हो मेरे लिए तो। सर, यहाँ पे डेढ़ अभी सौ स्टिल डॉलर मतलब सोचें आप। $3 पर डे पे सेमी स्किल्ड बंदा पाकिस्तान में मिल जाता है आपको, तीन हाँ डॉलर बिल्कुल है। उसके बावजूद आप अपनी एक्सपोर्ट्स बूस्ट नहीं कर सकते। यानी कितनी शर्म की बात है कि उस तरह आपका 5 5 पाउंड आपने खरीदा होगा डॉलर का आम खुद सीजन में। $5 हाँ का, $6 का एक आम बिकता है। हाँ हाँ, आप मैंने खरीदा, मुल्तान से आम इकट्ठे करके आप अमेरिका नहीं भेज सकते। मैंने आप खरीदा है वो। सिट्रस गल सड़ रहा है, आप सिट्रस जो एक्सपोर्ट नहीं कर चले, इसके लिए कौन सी फैक्ट्रियां चाहिए। यही इंडिया मैं देखिए लोगों को आपको क्या बताता करता हूं है। कि 35 35 40 40 हजार की जो नौकरी कह रहे हो, 1 करोड़ पाकिस्तानी अब्रॉड है। आप उनसे हाँ बात कर लो यहाँ से, भाई 10 आमों की पेटियां वहां पे एक्सपोर्ट कर दो, 50, उससे ज्यादा महीने की बचत तुम्हें मिल भाई, जाएगी। मेरी बेटी ने अभी मंगवाए थे आम जी वहां से, इंडिया से। जी। पाकिस्तानी तो थे ही नहीं। पाकिस्तानी से इंडिया, बेहतर क्वालिटी है। हाँ हाँ मुझे, लेकिन चूंकि यहाँ से वो मिल नहीं रहा था उसे कोई सेंटर, फिर बाद में उसने मंगवाया वो चौसा भी। जी लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि वो तकरीबन $5.25 का एक आम था। जी, बिल्कुल और बिल्कुल उसने खैर कोई 2,000 पेटियां बेची यहाँ बिल्कुल। अपनी। उसने किया क्योंकि वो पाकिस्तान खुद अब तो नहीं गई है, जब से पैदा होके यहाँ आई है उसके बाद गई नहीं है वो आज तक। लेकिन वो पाकिस्तान एम्बेसी की ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर रही है 7 साल, जी तो उसको सबसे वाकफियत तो है।
तो उसने वो किया बिजनेस, तो घर में भी लेकर आई नहीं। तो मैं वो देख रहा था कि यार ये क्यों नहीं करते लोग ये काम। सर जरा से जो स्मार्ट लोग हैं ना, मैं सिंगापुर गया, मुझे पता टाइम का ख्याल है, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं कि आई वेंट टू हम्म। सिंगापुर, तो वहाँ पे एक हमारे जानने वाले थे, वो मियाँ बीवी। तो वो रिटायर्ड थे, को पीआईए के स्टेशन मैनेजर थे, उन्होंने वहीं सिंगापुर में रह गए। तो मैंने कहा आप करते क्या? कहते हम साल में सिर्फ मैंगो सीजन में काम करते हैं, प्री ऑर्डर हुआ होता है हमारा, हम वहां से पेटियां मंगवा लेते हैं, सप्लायर पर क्या वो बेच के हमारे नहीं, साल का खर्चा निकल आता है। वैन के बिल्कुल अंदर निकल छोटा सा बिल्कुल सिंगापुर है, बिल्कुल आपको पता बिल्कुल। है, तो 10 मिनट बाद घूम के जहां से मर्जी आ जाए, लेकिन बाइंग पावर है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है वहाँ। तो इतना इसमें पोटेंशियल है, लेकिन लोग नहीं करते। खैर, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से इधर उधर भी गए। तो डॉक्टर हम्म। साहब, आखिरी मैसेज आपका हम लेंगे, और आप हमें मैसेज दें, कोई भी आखिरी, और फिर उसके बाद नहीं, मैं मेरा मैसेज यही है कि देखें जी, लोगों का खास तौर पे हमारी नस्ल के जो लोग वहाँ हैं, जो ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, स्पीकर हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम अपनी यूथ को उसका माइंडसेट चेंज करने पे अपनी तवज्जो दें, और उनको ये एहसास दिलाएं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना वो समझते हैं। नंबर एक, उन्हें बड़ा सोचें और बड़ा ख्वाब देखने की हम उनको तरबियत दें, ताकि वो ज़्यादा बड़ा ख्वाब देख सकें, क्योंकि उन्हीं के ख्वाब कल हकीकत बनेंगे। मेरे या आपके ख्वाब, या मेरे या आपके माजी के तजर्बात की बुनियाद पर हम दुनिया को मायूस ना करें। हम बिल्कुल उनके आने वाली ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा करने में उनकी मावनत करें, और कोशिश करें हम ऐसे लोगों से के करीब हों जो ये काम कर सकते हों। बिल्कुल कोचेस हैं, जो अच्छे ट्रेनर्स हैं या स्पीकर्स हैं, हमें चाहिए कि हम उनके करीब हों और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। देखिए, सीखने के तमाम रास्ते खुले हुए हैं, अगर आप बिल्कुल सीखना चाहें तो। बिल्कुल तो सही। मेरा तो ख्वाब है पाकिस्तान में खुशहाली हो। हर शख्स, बच्चा बच्चा हमारे साथ देखें। सबसे पहला हम अहद आज ये कर लें कि हमारे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा पैदा होने से पहले 2 लाख रुपए का मकरूज है। बिल्कुल सही। तो आज ये तय कर लें कि आइंदा दो आने वाले 2024 में, सिर्फ 2024 में, न सिर्फ कि हमारा कोई बच्चा मकरूज होगा, बल्कि हमारा हर बच्चा जैसे ही होश संभालेगा, कमाने के काबिल होगा, तो कम से कम माहाना 1 लाख रुपए जरूर कमाएगा। बिल्कुल तो सही। इस देखें, खुद ब खुद खुशहाली जैसे आएगी, वैसी जहनी आसूदगी भी आती चली जाएगी। हम बेहतर से बेहतर हो जाएंगे, और हम पर ये लगे हुए तमाम इल्जामात खुद ब खुद धुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके जिम्मेदार यूथ होगी और हम जैसे लोग होंगे। हम सियासतदानों पर और इन लोगों पर इक्तफा नहीं कर सकते, या उन पर भरोसा ना कीजिए। आप अपनी ज़ात पर भरोसा कीजिए और अपने एतमाद को बरूएकार लाते हुए करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, और हम सबको। और ये याद रखिए, 2024 मेरी ज़ात के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि एक तो मेरी तारीख पैदाइश 24 है मार्च की। तो 24 का लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और 2024 में मैंने ये फैसला किया है, और मैं इसका ऐलान कर चुका हूँ, और मैं आज भी कर रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, कि जित 24 जब दुनिया की सबसे खूबसूरत धात जो हर इंसान चाहता है, जिसकी तलाश में है और जिसको हासिल करना चाहता है, और वो है गोल्ड, सोना। और बिल्कुल सोना सही। तभी अच्छा लगता है जब 24 कैरेट का हो। वाह। तो पूरे साल में जो भी मेरी ट्रेनिंग्स होंगी या जो भी मेरी टीचिंग होगी, वो खालिस 24 कैरेट की होगी, इंशाल्लाह। दुआ की। ब्यूटीफुल, वेल सेड डॉक्टर साहब। एंड पे जी। क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर साहब के बड़े खूबसूरत थे। 24 कैरेट गोल्ड हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं, सोना बनाने का फार्मूला लेने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, इनको पकड़ें, इनसे ट्रेनिंग प्रोग्राम साइन करें, और पाकिस्तान को मॉडर्न वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ अपना सफर जारी करें। सिर्फ कागजों में और बातों में एशियन टाइगर ना बने, वाकई में एशियन टाइगर बनने की तरफ मूव करें। मैंने भी ये ठान रखी थी, अब मैं ये जुमला कॉपी भी करूंगा, और मैं जगह जगह बोलूंगा भी, कि मेरे दोस्त का जुमला है, मेरे उस्ताद का जुमला है, कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी ट्रेनिंग्स जीएच इंस्टीट्यूट की होंगी, वो भी 24 कैरेट गोल्ड की तरह होंगी। डॉक्टर साहब से हम इन्फ्लुएंस हो गए, और वो जैसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी जो है, वो पॉजिटिविटी के साथ मिलके इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। आप सबको अपना नया साल बहुत बहुत मुबारक। उसको प्लान ज़रूर करें। जिस तरह की भी कोचिंग, जिस तरह की भी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, उन्हें अवेल करें।
प्लान एक करें। छोटी सी बात, अगर जी मैं सर, इजाजत हो प्लीज तो। सर, प्लीज सर, प्लीज सर। कल, यानी कि जो 30 दिसंबर की रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, मैं एक फ्री वेबिनार दे रहा हूँ फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव। जो लोग इस तजब्जुब का शिकार हैं कि गोल सेटिंग कैसे की जाए 2024 की या आने वाली दौर की, आने वाली जिंदगी की, ये एक मुनफरिद किस्म का वेबिनार होगा और बड़ी नई फिलॉसफी के साथ। तो वेरी आप गुड। सबको दावत देता हूं कि वे ज्वाइन करें, और बल्कि न सिर्फ ज्वाइन करें बल्कि दूसरे दोस्तों को भी मदऊ करें, ताकि हम सब मिलकर आने वाले साल का बाकायदा आगाज करें इस तरह से कि कामयाबी और तरक्की हमारे खुद कदम चूमे। आज 29 दिसंबर है जी, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है हमारा इंटरव्यू। 30 दिसंबर को सर कितने बजे टाइम था? 8 बजे। रात 9 बजे 9 पाकिस्तानी। बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, रात के 9 बजे ग्लोबली, आप बल्कि जिधर जिधर भी हैं उसके मुताबिक टाइम सेट कर लीजिए और उसको जरूर अटेंड करें। उसमें लाइव मेरा ख्याल है क्वेश्चंस भी होंगे सर, मेरा क्वेश्चन जी, आंसर्स आखिर अलाउड है। में क्यू एन ए भी मैं रहूंगा। यू कैन आस्क क्वेश्चन डॉक्टर फवाद से, आप पूछ सकते हैं कि गोल सेटिंग होती क्या है, गोल्स वो होते हम क्या खुद हैं। डिफाइन करेंगे। उसका अगर सर आपको एक आध मिनट का कोई देना चाहे हमें इस वक्त के क्या क्या चीजें कवर होंगी, तो कोई ना, भी। गोल सेटिंग के इस वेबिनार में सबसे पहले तो गोल सेटिंग की अहमियत क्या है, क्यों करनी चाहिए। सर पहले तो इनको फिर ये बता दें कि गोल क्या है। हमारे लोगों को तो ये भी नहीं, पता वो होना चाहिए, गोल मैं बाद में फुटबॉल वाला बताऊंगा। गोल ना पकड़ के लिए हैं वो। गोल सेटिंग यानी अपने हदफ जो है 2024 या आने वाले वक्त के लिए कैसे, क्यों मुकर्रर करने चाहिए, क्यों ज़रूरी होते हैं। फिर उन अहदाफ को हासिल करने में और उनकी सेटिंग में कहाँ कहाँ हमसे हिमाकतें सरजद हो जाती हैं, इसीलिए हम अचीव और अकम्पलिश नहीं कर पाते। फिर किन किन चीज़ों में गोल सेट होने चाहिए। ये सिर्फ पैसों का गोल सेट नहीं होता, तो उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। और आखिर में हम कुछ ऐसे सवालात आपके सामने रखेंगे कि जिनको सोचते हुए अपने अपने गोल्स आप लिख लीजिए, और फिर उसके बाद वहां पर एक सरप्राइज छोटा सा मैं ऑफर भी पैकेज दूंगा आपको, कि जो लोग अगर वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक प्राइज है छोटा सा, कि आने वाले साल में वो, चूंकि मैं बड़ा मुश्किल से अवेलेबल होता हूँ वैसे आम लोगों को, तो मैं ऑफर करूंगा कि एक फ्री कोचिंग में उनको दूं, ताकि वो अपने अहदाफ को पा सके। जरूर आप लोग इस फैसिलिटी को एंजॉय करें। ये डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी फरमा रहे हैं। आपको अमेरिका में अंदाज़ा नहीं है कि इस लेवल का कोच जो है वो क्या कॉस्ट करता है। मुझे अंदाज़ा है थोड़ा सा, कि डॉक्टर साहब चाहें तो आइडिया दे सकते हैं आप लोगों के लिए। आपको वो फ्री अगर कोचिंग दे रहे हैं, ज़रूर लें। हम खुद डॉक्टर साहब से सीखते हैं। मैं इंडोर्स करता हूँ कि डॉक्टर साहब इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कोच इन द वर्ल्ड। और उनका अपना, मेरी इंडोर्समेंट की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उनका प्रोफाइल नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, आप जहाँ से चाहें जाके देख सकते हैं। हमारे उस्तादों में से हैं, हम बहुत रिकॉर्ड करते हैं। मैं ये समझूंगा कि उनका, उनकी तरफ से बहुत खूबसूरत तोहफा है पाकिस्तानियों को। तो इसको ज़रूर अवेल करें, फ्री कोचिंग लें डॉक्टर साहब से और अपनी ज़िंदगी जो है उसको संवारें। डॉक्टर साहब इन लोगों को थोड़ा सा ये बता दीजिए कि एक जाते हुए कि 1 घंटे का कोचिंग सेशन अमेरिका में क्या कॉस्ट करता है एक आम से बंदे से, एवरेज मैं कोचिंग। चाहता नहीं हूँ बताना, लेकिन अगर नहीं आप नहीं कह सर, रहे हैं बताना तो। चाहिए ताकि थोड़ी सी कानों की खिड़कियां खुलनी देखें, चाहिए। एक मतलब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं कोचेस के। बहरहाल मैं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम $500 पर आवर से कम नहीं लेता हूँ। $500 का मतलब है कि आपका 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी, जो वो फ्री आप लोगों को चूज करेंगे, कुछ लोगों को और उनको फ्री देंगे, तो 1.5 लाख रुपया तो भाई आपका पहले दिन पॉकेट में आ गया। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इट इज़ रियली वर्थ इट। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अपकमिंग वीडियोस में मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना एजुकेट किया। और जब भी हम जहमत देते हैं आप फौरन टाइम निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर किसी और टाइम पे आपको फिर हम थोड़ी सी जहमत देंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।